हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास, मस्त, पूरा पढ़ाई जम के हो रही बेटा। तो चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास आ जाओ। तो देखो बेटा, हम लोग अभी जो नया नीट के लिए सिलेबस जो ऐड किया गया है एक्सपेरिमेंटल स्किल, तो उस चैप्टर को हम लोग इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि बेटा पहला एक एपिसोड हमने बना चुका है, एक लेक्चर आपको मिल गया, वीडियो बना दिया उसका। तो कुल जो इस एक्सपेरिमेंटल स्किल में बेटा जो कुल टॉपिक है वह 17 टॉपिक है, 17 टॉपिक्स हैं। मतलब एक टॉपिक में दो दो तीन तीन चीज़ें हैं, तो 17 टॉपिक हैं। तो इसमें से जो पहला लेक्चर नंबर 1 था बेटा, तो 12 टॉपिक, 12 टॉपिक हमने आपको बना के दे दिया था। अब बच गया था उसमें से केवल 4 टॉपिक बचे थे, 4-5 टॉपिक बच गए थे बेटा। 12 हो चुका था, 5 टॉपिक बचे हुए थे। तो जो बचे हुए टॉपिक है बेटा, आज हम इस लेक्चर में उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्किल वीडियो, ओके बेटा। तो ये नया सिलेबस इसमें ऐड किया गया है नीट 2024 के लिए, और यही इसमें भी IIT में भी है बेटा यह। तो आइए चलिए स्टार्ट किया जाए, तो रिमेनिंग पार्ट को फिनिश किया जाए पहले। हाँ, और इस लेक्चर को फिनिश होने के बाद बेटा इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आने की संभावना है। क्यों? जैसे मान लो बेटा मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज तो आप वहाँ भी टीस्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, तो देखो बेटा आप इसको वहाँ पर भी पढ़ते हो, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ते हो बेटा इसको। और यह एक्सपेरिमेंटल स्किल के नाम से अलग से दिया गया है। तो चाहे वो वहाँ से पूछा जाए, चाहे वह यहाँ से पूछा जाए, बात बराबर है, क्वेश्चन आना है या ना बेटा। जानते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जैसे मान लो बेटा ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में क्वेश्चन मान लो जैसे लेंस, जानते हो कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेंस और कॉन्केव मिरर का कॉम्बिनेशन, या लेंस और कॉन्वेक्स मिरर का कॉम्बिनेशन, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको एक्सपेरिमेंटल स्किल के रूप में दे दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हमने सारे टॉपिक्स यानी कि 0 नंबर 1 से लेकर बेटा 12 तक लेक्चर नंबर 1 में है। और आज ये लेक्चर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेटा नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जस्ट लाइन बाय लाइन जो भी कुछ NTA और NMC ने जो भी कुछ बेटा सिलेबस में लिखा हुआ है, तो जस्ट लाइन बाय लाइन हम आपको यहाँ पर जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। अब इस पूरे जो 17 टॉपिक बेटा, इस पर क्या न्यूमेरिकल बनेगा, तो हमने न्यूमेरिकल भी आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बेटा ये न्यूमेरिकल्स भी हमने तैयार कर लिया है, न्यूमेरिकल भी बना दिया है। लेकिन इस लेक्चर में बेटा, इस लेक्चर में हम पहले आपको खाली रिमेनिंग टॉपिक अभी दे रहे हैं, और जस्ट इसके बाद में बेटा जस्ट इस लेक्चर के बाद में मैं आपको दे रहा हूँ 100% जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मोस्ट गेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ओके, नाउ स्टार्ट। चलो बेटा, तो न्यू सिलेबस नीट और IIT और बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बेटा, और एक्सपेरिमेंटल स्किल। ओके, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ बेटा, आओ पहले हम लोग इसको पहले फिनिश करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा। तो अब हम लोग 12 नंबर तो हो चुका था बेटा, 12 तक हो चुका था, इस लेकर 12 तक पहले लेक्चर नंबर 1 में है, और आज ये लेक्चर नंबर 2 है एक्सपेरिमेंटल स्किल का। तो इसमें देखिए हम कहाँ से शुरू करें बेटा, तो ये अब हम 13 नंबर पे टॉपिक हम लोग का बेटा कि 13 नंबर पे टॉपिक है बेटा एक्सपेरिमेंटल स्किल का क्या। ओके, नाउ द कम ऑन द पॉइंट। देखो बेटा क्या है कि ग्राफ ना, एंगल ऑफ डेविएशन, ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में हम लोग को ग्राफ खींचना बेटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जानते हो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन को आप डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा आप पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में बेटा ग्राफ खींचना है, मीन्स यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट, व्हाट इज, और किसके लिए बेटा, तो यस ये प्रिज्म के लिए। ओके बेटा, तो चलिए, तो फॉर ए प्रिज्म you have to plot the graph between the angle of incidence and the angle of deviation and the angle of incidence for a prism. ओके बेटा, अब सवाल ये बेटा कि अब जब मैं आपसे कहूँ कि यस व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिज्म, प्रिज्म होता ही क्या है, तो आप कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे आप, यही एक लाइन आप लिख देंगे कि ए प्रिज्म इज मेड ऑफ 3 रेक्टेंगुलर ओके ट्रांसपेरेंट सरफेस, 3 रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट सरफेस, रेक्टेंगुलर यानी कैसा बेटा कि यह आयत के आकार का। तो 3 रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट सरफेस, तो वेयर इज दैट, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 बेटा। एक इधर से होगा, एक पीछे से होगा बेटा, एक नीचे होगा। ओके, तो जस्ट लाइक दिस एंड बेस इज आल्सो हियर। ओके बेटा, तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। ओके बेटा, अब देखो, अब ये जो दोनों सरफेस होते बेटा, ये जो दोनों सरफेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, मीन्स यदि डायग्राम बनाया जाए बेटा तो ऐसे बनेगा। इससे पीछे भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, यहाँ पर भी है बेटा, और इसके पीछे भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है ना। देखो बेटा, इसके पीछे भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, और एक रेक्टेंगुलर सरफेस किस पर है बेटा, बेस पर। तो देयर आर 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ओके, एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर सरफेस बेटा। ओके, आ जाओ, अब जरा देखना,
इट इज़ ओके बेटा, और इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द प्रिज्म, यानी क्या, हाँ एक बात और पहले भी सुन लो बेटा, ये जो दो सरफेस है ना, दिस एंड दिस, जो लैटरल सरफेस होते हैं जो दो लैटरल सरफेस होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और जो दोनों के बीच का झुकाव होता है, मीन्स द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दीज टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके बेटा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड दीज आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज एंड दिस इज कॉल्ड बेस। एंड नाउ कम नेक्स्ट बेटा, इट इज द टेंडेंसी of the prism that when light incident on the refracting surface, देखो बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब लाइट इंसिडेंट हम करते हैं इस पर, तो टेंडेंसी ऑफ दिस प्रिज्म इज दैट व्हेन लाइट, यस बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस इट बेंड टुवर्ड बेस, यानी कि क्या करना बेटा, इसकी टेंडेंसी होती है कि दिस बेंड ना बेटा, इसकी टेंडेंसी होती है बेटा कि इट बेंड टुवर्ड द बेस, यानी क्या करता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस की ये टेंडेंसी होती है बेटा कि यह लाइट को क्या करता है, बेस की तरफ बेंड कर देता है बेटा। यस, कीप इन माइंड, ओके बेटा, कीप इन माइंड, ओके, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, द रिफ्रैक्टिंग इट इज टेंडेंसी टू द प्रिज्म दैट इट बेंड लाइन टू द पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके बेटा, एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, suppose here is the ray diagram for the prism, and suppose, okay beta, mind, suppose this is a prism, white lines से represent किया, suppose this is a prism, यस बेटा, ये फ्रंट सरफेस केवल आपको दिखाई दे रहा है, पीछे आप जानते हैं कैसे है वो, अभी वहाँ बताया बेटा। तो ये फ्रंट सरफेस आप देखेंगे तो आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा, एंड दिस इज द, यू नो नाउ दैट दिस इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, दिस इज द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, draw the normal on these two refracting surface, this and this you can say this is the normal 1 and this is the normal n2, this is the normal n2, there are two normals draw on both the refracting surfaces। ओके बेटा, और आप सपोज कर बेटा कि दिस इज द लाइट इंसिडेंट ऑन दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस मेकिंग एंगल I1 विथ द नॉर्मल। तो देखो बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसको आप हिंदी में कहते हैं बेटा, इसको आपतन कोण बोलते हैं ना, आपतन कोण बोलते हैं। और दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिस इज द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन दिस। ओके बेटा, और अब जानते हो कि अभी सुना आपने कि द टेंडेंसी ऑफ द प्रिज्म, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ द प्रिज्म, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट बेंड एंड देन इट ट्राई टू बेंड इट्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। देखो बेटा, तो ये देखो क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर ये पैरेलल कर दिया इसको, यस पैरेलल लाइट हो गई बेटा। अब जा देखिए पैरेलल हो गई, अब फिर ये इमर्जेंट लाइट, तो बेटा ये बाहर निकल गई, यानी कि जो प्रिज्म से होकर के बाहर निकली बेटा, तो यस दिस इज द इमर्जेंट लाइट। ओके चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यह नॉर्मल और यह एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और देखो बेटा अब जानते हो बेटा कि यह पूरा का पूरा एंगल, जितना एंगल इधर है, जितना देखो बेटा इन दो लाइन के बीच में, जानते हो ना बाय ज्योमेट्री, दो लाइनें दूसरे को क्रॉस कर रही हो, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, सिंस दिस इज द I1 एंड देयरफॉर द होल एंगल ऑफ दिस इन दिस साइड will be equal to I1, that should be equal to I1, this plus this should be equal to the I1, and what will happen here means, चूंकि देखो बेटा यहाँ पे देखिए ये I1 है, तो ये दोनों मिला करके कितना होना चाहिए, I1 होना चाहिए ना। चलो बेटा, जस्ट वैसे ही अब जा देखो बेटा, इधर जब ये लाइट बाहर निकल रही है, इमर्ज कर रही है, जब बाहर निकल रही है बेटा, तो नॉर्मल और इमर्जेंट रेस के बीच का एंगल को हमने मान लिया क्या, R2 मान लिया। अब देखो बेटा, यदि लाइट हम इधर से प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बेटा, जैसे मान लीजिए कि हम लाइट टार्च, हम कहें आपसे कि टार्च हम यहाँ से जलाए तो लाइट ऐसे गई, तो देखो बेटा यदि हम टार्च वहाँ से जलाते जहाँ लाइट गई थी, तो जहाँ हम यहाँ जलाए थे पहले वाले बिंदु पर, जिस बिंदु पर हमने टार्च रखा था ना बेटा, यदि हम वहाँ जलाए दूसरे वाले बिंदु पर, तो लाइट वहाँ से ठीक इसी पाथ को फॉलो करेगी। यानी कि एक तरफ से यदि हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं बेटा, तो वह जिस बिंदु पर जाती है, यदि उस बिंदु पर हम लाइट टार्च जलाएं या लाइट वहाँ से इंसिडेंट करें, तो वह उसी पाथ को फॉलो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। ओके माइंड हियर, तो यदि हम यहाँ पे बेटा लाइट यदि इन लाइट इंसिडेंट करें इस पर, तो यह सेम पाथ को फॉलो करेगी बेटा
पाथ विल बी सेम पाथ को फॉलो करके यहाँ से बाहर निकलेगी। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। ओके बेटा, आओ आगे बढ़ते हैं। अब जब देखना बेटा यह तो इधर से जब हम लाइट इंसिडेंट करते तो यह I2 मानते, तभी इसको हम I2 मानते। और तो बेटा जब हम इसको I2 मानते ना, जब हम इसको I2 मानते बेटा, क्लियर, तो हम इसको I2 मानते। तो अब इधर इसका मतलब ये हुआ कि जो I1 है जितना ना बेटा, I1 बराबर I2, यदि I1 बराबर I2 न रहे तो कभी भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ फॉलो होगी, नहीं होगी। तो इधर से तो यानी कि जो एंगल यहाँ पर होगा बेटा वही एंगल यहाँ पर होगा। यदि इधर से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर हम I2 बोलेंगे तो I1 बोलेंगे। ऐसा मतलब कि I1 और I2 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हाँ, बशर्ते कि दोनों साइड की मीडियम एक ही होना चाहिए, यानी कि इधर भी एयर है तो इधर भी एयर है, एयर दोनों साइड में होना चाहिए बेटा, मीडियम यानी कि मीडियम बराबर होना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते बेटा। चलिए अब जब देखना बेटा, यह भी जो लाइट इंसिडेंट की गई है तो यह है, चूंकि बेंड हो गई है ना, ये बेंड हो गई है यानी कि इस बेस के पैरेलल हो गई है वो। यदि तो कितना बेंड हुई, तो सीधे यदि डैश लाइंस यदि बेंड ना हुई होती, प्रिज्म यहाँ ना होता, तो ये लाइट सीधे इस रेड कलर को फॉलो करती ना, इसको फॉलो करती तो सीधे इस लाइन से ऐसे निकलती बाहर ना। ओके, अच्छा अब देखो बेटा, अब जो इमरजेंट रेज है उसको यदि हम बैक पीछे बढ़ाएं उसको बेटा, पीछे यदि बढ़ाएं हम उसको, तो यह दोनों डैश लाइन यह और यह एक दूसरे को कट कर रही हैं। जहां कट कर रही हैं दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन, उसी को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं बेटा। तो दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर बेटा? अब जा देखना बेटा, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? अब जा देखिए, चलो बेटा, अब तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यह जो एंगल ऑफ डेविएशन बेटा, इसके और ये जो एंगल है I, इसके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। यही है आपका क्वेश्चन बेटा, इसी ग्राफ प्लॉट करना बेटा। तो यदि इसके बीच में बेटा ग्राफ प्लॉट किया जाए तो आइए अगले पेज पे चलते हैं बेटा हम लोग। देखो बेटा, अब क्या है, व्हेन मीडियम ऑफ द बोथ साइड आर सेम, यदि दोनों साइड के मीडियम को सेम रखा जाए बेटा, दोनों साइड के मीडियम को सेम रखा जाए, सेम, देन I1 बराबर I2, यानी कि I1 और I2 दोनों का मान आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो R1 और R2 भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और ऐसे कंडीशन बेटा जो डेल अभी देखे हैं ना, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन को क्या कहेंगे बेटा, विचलन कोण कहेंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो भी देखा बेटा, तो उसका मान मिनिमम होता है, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम। ओके बेटा, अब जा देखिए, जब आपको इसमें इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने क्लास में, तो कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट, आप एक किए होंगे, बोर्ड के बच्चे होंगे तो वो किए होंगे बेटा, आप 12th में यदि पढ़ रहे होंगे तो अवश्य किए होंगे इसको। देखिए तो कैसे एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, जैसा देखिएगा। आपको क्या करना होगा, एक व्हाइट पेपर ले लेना होगा बेटा, एक व्हाइट पेपर ले लिया, एक व्हाइट पेपर ले लिया, और इस व्हाइट पेपर को दे बेटा, ये व्हाइट पेपर ले लिया और 4 पिन ले लिया, P1 P2 P3 P4। देख बेटा, यहाँ पर एक पिन लगी हुई है, एक पिन यहाँ पर लगी हुई है, देख रहे हैं, तीसरा और चौथा, 4 पिन ले लिया बेटा, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो प्रिज्म था बेटा, जो हमारा प्रिज्म था, तो व्हाइट पेपर पर उस प्रिज्म को आप रख देंगे। और उसके बाद में यह देखो बेटा, अब यहाँ पर आप 2 पिन लगाएंगे, P1 और P2। तो P1 और P2 की इमेज जब आपको सीधे कॉन्साइड करती हुई दिखाई देगी P3 और P4 से, तो अब वह पॉइंट नोट कर लेंगे बेटा, कहाँ कहाँ पिन आपने लगाया है। देखो, पिन ऐसे जगह पर लगाएंगे जो दोनों, जो P1 P2 P3 P4 आपस में कॉन्साइड करती हुई दिखाई दे रही हो। अब ये प्रिज्म का लेटरल पार्ट है, जैसे दिखाया गया है, ग्राफ बनाया गया बेटा। ये है नॉर्मल, देखिए अब वहाँ नॉर्मल हमारा तिरछा था, यहाँ पर नॉर्मल हमारा वर्टिकल में लिया है, नॉर्मल बेटा समझाने के लिए। अब देखो बेटा, जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था ना, तो अब देखो बेटा, यह इमरजेंट रेज थी, और देखो बेटा यह इमरजेंट रेज हो गई। और यदि ये देखो तो कितना इमर्ज हुई, तो यदि सीधे इंसिडेंट जो कर रही है बेटा, यह प्रिज्म के सरफेस इंटरनल पार्ट है। यदि यह प्रिज्म ना होता तो ये लाइट सीधे स्ट्रेट निकलती ना, लेकिन यहाँ न जा करके कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। इसका मतलब कि जो डेविएशन कितना हुआ, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके बेटा, तो दिस इज द ग्राफ, यानी कि आप कैसे निकालेंगे, तो दिस इज द ग्राफ। और बेटा, अब इसको प्रिज्म को हटा करके अब क्या कर सकते हैं, जहाँ पिन है यहाँ पर एक पेंसिल से पॉइंट बना दिया है,
यहाँ पर पॉइंट बना दिया है, यहाँ पर पॉइंट बना दिया है। अब देखो बेटा, इसको पीछे बढ़ाया, अब यह एंगल कैन बी मेजर्ड, यानी कि अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब ले करके जो है ना, आप इसको एंगल को क्या कर सकते हैं, बाय ज्योमेट्री बॉक्स, या फिर दिस एंगल कैन बी मेजर्ड। ओके बेटा, आप अपने निकालिए, जो से क्या बोलते हैं, चांदा बोलते हैं बेटा, तो उससे आप इस एंगल को क्या कर सकते हैं, आप इस एंगल को इजीली, या बेटा इस एंगल को नाप सकते हैं। तो देखिए डेल का मान आ गया, और देखो बेटा यहाँ डेल की वैल्यू आ गई, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया, और यहाँ पर क्या था, यह एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, तो आई यह भी नाप लिया आपने, यह वर्टिकल नॉर्मल था बेटा, आई नाप लिया। ऐसे ही एक बार I1 लिया तो डेल 1 लिया बेटा ना, फिर ऐसे ही I2 लिया, डिफरेंट फिगर ड्रा किया, I2 लिया तो डेल 2 लिया, फिर ऐसे बेटा तीसरा रीडिंग I3 लिया, और फिर क्या, डेल 3, इस वैल्यू को कैलकुलेट किया वेरी इजीली बेटा ना, वेरी इजीली, चांद से बेटा वो जो बोलते हैं सेट स्क्वायर ना, क्या बोलते हैं उसको बेटा, तो उससे आप जो है क्या करेंगे, I1 डेल 1, I2 डेल 2 एंड I3 डेल 3, यस कैन बी दिस एंगल वेरी इजी नाउ कैन बी डिटरमाइंड। एंड नाउ देखो बेटा, तो अब I1 डेल 1, I2 डेल 2 और I3 डेल 3 आपको मिल गया। नाउ कैन बी ग्राफ कैन बी प्लॉटेड। अब क्या कर सकते बेटा, ग्राफ बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। क्लियर। अब जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा, तो ग्राफ का शेप कैसे आएगा, तो यहाँ ग्राफ का शेप एंड न्यूमेरिकल ना बेटा, देखो तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का शेप कैसे आएगा, तो बेटा ये होगा ग्राफ का शेप, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस इज द डेल ना बेटा, इस तरह से कुछ ग्राफ का शेप आता बेटा, लाइक दिस। और ये क्या है बेटा, देखिए ये क्या है, तो जब I1 इक्वल टू I2 हुआ बेटा, तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल, तो दिस इज द डेल एम, क्या मीन्स मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेल एम इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कब होगा यह, जब I1 और I2 दोनों आपस में एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और I2 दोनों में बराबर होंगे। और ये बराबर कब होंगे बेटा, जब प्रिज्म के दोनों साइड का लेटरल जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उस सरफेस के जब दोनों साइड की मीडियम बराबर होगा बेटा, तब ये दोनों एंगल आपस में I1 और I2 बराबर होंगे। तो दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके बेटा, क्लियर। चलिए, तो अब देखो बेटा, यहाँ से अब ऑप्टिक्स में भी जानते हैं, प्रिज्म आपका जो है रेज ऑप्टिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन चूंकि ये सारा सब कुछ किस में दे दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल स्किल नाम के चैप्टर में दिया गया बेटा। ये सब कुछ 17 पॉइंट है, वहाँ पर 17 हेडिंग्स है बेटा, एक हेडिंग में 2-2, 3-3 चीज़ें हैं, तो 17 हेडिंग्स हैं। तो यह 17 हेडिंग का जो 13 नंबर के पार्ट पर बेटा ये है आपके सिलेबस का। तो आप क्या देख रहे हैं, P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे, STP सर। ओके, कम ऑन द पॉइंट। आजा बेटा नेक्स्ट, आजा देखना। अब पीछे जो हम लोग का बेटा देखिए, अब पीछे जो हम लोग का डायग्राम है इस पेज पर देखो बेटा, आ जाइए फिर से उस पेज पर आ जाइए। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो अभी हम लोग का डायग्राम बेटा, तो दिस इज द I1, दिस इज द R1 एंड सो मच। अप्लाइंग द लॉ ऑफ द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री को लगा दो बेटा, तो ज्योमेट्री को लगा देंगे, और इससे तो यह एंगल हमको डिटरमाइन करना बेटा। तो जब इसको आप डिटरमाइन करेंगे बेटा, तो आइए देखिए क्या मिलता है आपको। तो यस, तो यू कैन राइट क्या, डेल इक्वल टू हाउ मच, एंगल कितना होगा। तो देखो बेटा एंगल कितना होगा, कम ऑन द पॉइंट। यहाँ पर आइए देखो बेटा, तो आप देखो बेटा ये एंगल कितना होगा, है ना, यह एंगल कितना होगा। ओके, तो देख रहे हो बेटा कि ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल यस माइंड हियर, दिस पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना बेटा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिस एंगल विल बी इक्वल टू जस्ट दिस एंगल, and therefore this gap will be how much, this gap will be I1 minus R1। जस्ट वैसे ही बेटा कि ये गैप कितना होगा, यस फिगर को मैं बड़ा करके बताऊंगा आपको। देखो बेटा माइंड, देखिए बेटा मैं कह रहा हूं कि ये दिस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस गैप, तो सिंस दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू दिस होल एंगल, सिंस दिस इज I1 एंड दिस इज R1, therefore this the vacant place will be how much, I1 minus R1, I1 minus R1, and this will be I1 minus R2, here will be I1 minus R2। होगा बेटा। अब देखो बेटा इस ट्राइंगल के लिए यह जो है यह एक्सटर्नल एंगल है, तो जो एक्सटर्नल एंगल था बेटा कि अपने सामने के फ्रंट के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, जानते भाई ज्योमेट्री, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी हैपन। ओके, तो माइंड हियर व्हाट विल हैपन, कम ऑन द पॉइंट, देयरफॉर डेल विल बी हाउ मच, I1 minus R1 plus I2 minus R2 by apply the geometry। क्लियर बेटा, आओ नाउ कम ऑन, चलो बेटा अब जा देखिए। अब फिर डेल बराबर कितना है बेटा, तो चूंकि कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन लगा दिया आपने,
कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन लगा दिया क्या कि I1 बराबर I2, तो I1 बराबर I2 क्या बेटा, तो I1 बराबर I2, मैं ये ब्रैकेट हटा दो बेटा, तो I1 प्लस I2 आया ना, और चूंकि दोनों आपने बराबर बोला तो वह I1 प्लस I2 यानी कि 2I हो गया, तो 2I हो गया, तो डेल हमारा बदल करके क्या बन गया, डेल M बन गया बेटा, बन गया डेल M बन गया बेटा। अब यह हम यहाँ पर M लगा दें, बेटा माइंड यहाँ पर हम M लगा दें। अब ये क्या हो क्या मिनिमम डेविएशन, और 2I हो बेटा, और अंदर क्या हुआ, अंदर हुआ बेटा माइनस हो गया, और यह R1 प्लस R2 माइनस R1 माइनस R2 था, तो आप माइनस कॉमन ले लिया बेटा, R1 प्लस R2 हो गया। चूंकि R1 प्लस R2 बराबर 2R, क्योंकि I1 जब बराबर I2 हुआ, I1 बराबर जब I2 है बेटा, तो R1 बराबर R2 होना ही है, तो R1 बराबर R2 होना ही है बेटा, तो 2R हो गया, 2R बराबर A हो गया, 2R बराबर ये, तो R बराबर A/2 है ना बेटा, तो 2R बराबर A होता है ना बेटा, ये होता है, तो 2R बराबर A/2 ना बेटा 2R बराबर A, तो R बराबर A/2। अब जब देखना बेटा व्हेन R1 और R2 और R2 सो मच, देन जानते बेटा कि दिस इज द कंडीशन ऑफ द मिनिमम डेविएशन। अब आ जाओ बेटा, देखिए चूंकि अब यहाँ पर यह है डेल M हो गया है बेटा, देखो यह डेल M हो गया है, ओके, तो डेल M बराबर हाउ मच, तो 2I माइनस A, तो 2I माइनस, देखो बेटा 2I बराबर कितना हो गया, डेल M प्लस A, तो I बराबर कितना हो गया बेटा, डेल M प्लस A/2 हो गया, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, and since 2R equal to A, since 2R equal to A, therefore R will be how much, R equal to A/2, okay beta, and now you know that by the Snell's law you know that what, mu equal to sin I by sin R, mu equal to sin I by sin R जानते बेटा, और I की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया है डेल M प्लस A/2, देखो बेटा, तो यहाँ पर क्या साइन डेल M प्लस A/2, और यहाँ पर बेटा साइन R के स्थान पर क्या रखा A/2, ओके। और अब देखो बेटा यहाँ से आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान निकाल लिया, अब यहाँ पर आएगा आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते बेटा, आ जाइए। अब देखिए तो ये था हम लोग का 30 नंबर का पॉइंट, अब हम चलते बेटा 14 नंबर का पॉइंट। आपके सिलेबस में क्या है, 14 नंबर के पॉइंट पर दिया गया है, देखो बेटा क्या दिया गया है, दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट बाय द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, यदि केवल यही मैं आपसे पूछ दूँ, इस प्रेजेंट टाइम में आप कहीं पर भी पढ़े हो बेटा, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेटा, यदि केवल इतना ही क्वेश्चन कर दिया जाए इस चैप्टर में, एक्सपेरिमेंटल स्किल के नंबर चैप्टर में केवल इतना ही पूछ दिया जाए कि ट्रॉली माइक्रोस्कोप से जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ट्रॉली माइक्रोस्कोप बेटा जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और किसी ग्लास प्लेट की या किसी ग्लास स्लैब की बेटा जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे होते हैं तो रीडिंग किससे ली जाती है, यानी कि जो डिस्टेंस हम नापते हैं, थिकनेस जो नापते हैं, जो भी डिस्टेंस नापते हैं बेटा, तो वहाँ पर रीडिंग किससे ली जाती है। नंबर 1 मीटर स्केल, नंबर 2 वर्नियर कैलिपर्स, नंबर 3 स्क्रू गेज, नंबर 4 स्फेरोमीटर। बारी निशान किसी एक पर जो अच्छा लगे। ओके बेटा, कम ऑन द पॉइंट। चलिए तो अब यहाँ पर बेटा क्योंकि वो माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप तो अपने माइक्रोस्कोप तो लंबाई बताएगा नहीं, तो लंबाई आप नापते किससे होंगे, कैसे नापेंगे लंबाई को, क्या लगा होता है वहाँ पर बेटा। तो जब ये एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे क्लास में, जब किए होंगे तभी तो बता पाएंगे अब इस क्वेश्चन को। अदरवाइज जितना अब ये मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्योंकि ये साफ साफ हेडिंग दिया गया आपके नीट और उसमें IIT के सिलेबस में, ये चूँकि हेडिंग साफ साफ दिया गया है। अब हेडिंग साफ साफ दिया गया है तो ट्रॉली माइक्रोस्कोप भी लिखा हुआ है। अब ट्रॉली माइक्रोस्कोप का जब एक्सपेरिमेंट है, या तो आप क्लास लैब में किए हुए हो, या तो आपको टीचर अपने क्लास में जहाँ पर पढ़ते हो बेटा वहाँ पर फिजिक्स का जो टीचर आपका हो, जो भी पढ़ा रहा हो, और डायग्राम से पूरा एग्जैक्टली आपको समझाया हो कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नापते हैं, तब आपको ये बातें याद आएगी। तो या तो एक्सपेरिमेंट किए हो, या तो थ्योरी में ऑन ब्लैक बोर्ड आप पढ़े हो, उस बात को पढ़ाया गया हो, अदरवाइज तुक्का मारना पड़ेगा और दैट विल बी ए रिस्क। ओके, तो रिस्क नहीं लेने का, ओके, जम के P100 फिजिक्स पर पढ़ाई करने का। ओके कम ऑन, चलो बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट बाय द रिफ्रैक्टिंग इंटरवल माइक्रोस्कोप, देखो बेटा तो यहाँ पर टेकन ए ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट लिया, दिस इज ए ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट लिया ऑफ थिकनेस T, यानी देखो बेटा इसकी थिकनेस कितना है, द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट इज सपोज T एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो सपोज दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज म्यू, ले लिया। अब चलो बेटा और अब हाँ यहाँ पे और क्या बेटा, चलो यहाँ पर ओके बेटा इतना ले लिया आपने। चलिए अब आगे देखिए बेटा,
तो अब जैसे मान लीजिए यह है ग्लास प्लेट बेटा, दिस इज ए ग्लास प्लेट, ओके, येलो कलर से जो भी है शेडेड पोर्शन बेटा, दिस इज द ग्लास प्लेट। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे, ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इमेजिंग करिए, आप इमेजिंग करिए कि आप क्लास में हो बेटा, अपने क्लास में हो, यानी कि 12th में पढ़ रहे थे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कैसे, चलो ग्लास प्लेट ले लिया बेटा, हाथ में ले लिया, ओके, एक वाइट पेपर लगा दीजिए, टेबल पर वाइट पेपर बिछा दीजिए, बिछा दिया बेटा, लगा दिया वाइट पेपर, ओके, पेन से वहाँ पर निशान मार दीजिए, गोला बना दीजिए, पेन से डाट बना दीजिए छोटा सा जो दिखाई पड़े ऊपर, बना दिया बेटा, काले पेन से डाट बना दिया। अदरवाइज ये छोटी पॉइंटेड चीज़ हो तो उसको रख दीजिए, वहाँ पर रख दिया बेटा, कुछ भी छोटा सा कोई पॉइंट में है ना, कोई कड़ वगैरह हो आप रख दीजिए, रख दिया बेटा, ओके। अब उसके ऊपर ग्लास प्लेट रख दीजिए, रख दिया, तो अब ग्लास प्लेट उसके ऊपर रख दिए, ओके। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट बेटा, दिस इज ए पॉइंट ऑफ डॉट पॉइंट, या डॉट पॉइंट बोल दो बेटा, अदरवाइज कहती स्मॉल ना, स्मॉल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, तो स्मॉल पॉइंटेड दिस द, यस देखो बेटा, तो दिस ब्लू कलर इज व्हाट, ए डॉट पॉइंट, या नहीं तो फिर स्मॉल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है ये कोई बेटा। इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, ग्लास प्लेट रख दिया, ओके, कम ऑन नाउ। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आप क्या करो बेटा, ऊपर से यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ से आप देख रहे हैं ना, यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक। तो जब यहाँ से आप देख रहे हैं बेटा, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपकी आई है बेटा, आप यहाँ से आप इसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो जानते हैं बेटा कि अब होगा क्या कि ये डॉट ना बेटा, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिस डॉट पॉइंट, जो रियल हाइट तो ये बेटा टी है, तो टी इज द रियल हाइट है, लेकिन अब आपको हाइट कम दिखाई देगी, ओके, क्यों, क्योंकि रेज बेटा देखो ये कैसा मीडियम है, दिस मीडियम, ये ग्लास है ना बेटा, ग्लास प्लेट है ना, या दिस इज द ग्लास, तो एक ऐसा मीडियम है, यह मीडियम है डेंसर, और देखो बेटा, तो डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, और बेटा डेंसर, अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, तो डेंसर मीडियम से, देखो बेटा, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो दिस मीडियम इज द रेरर मीडियम, यानी कि यह बेटा एयर में जा रहा है और ये ग्लास है। तो जब एयर में जा रहा है तो जानते हैं बेटा कि जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जो रेज, लाइट रेज जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हटती है। तो देखो बेटा, यदि यह सपोज किया जाए कि ये नॉर्मल है तो बेटा, तो सीधे लाइट जाएगी नहीं, नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटी, तो जब दूर हटी, जब आप यहाँ से देखेंगे वो लगेगा क्या, अब देखो बेटा, वो लगेगा क्या, तो लगेगा कि लाइट सीधे आ रही थी, तो चूंकि जिस पॉइंट से होकर के गई है, जिस ऑब्जेक्ट से होकर के लाइट गई है बेटा, वही ऑब्जेक्ट अब पीछे आपको अपीयर आएगा ना, ऐसा इमेजिंग होगा, मतलब यहाँ पर लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर के यहाँ पर है, इसे कहते हैं बेटा अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन, दिस इज द अपरेंट पोजीशन। आपको यहाँ अब ऑब्जेक्ट अपीयर होगा, एंड सपोज दिस इज द ओ डैश, सपोज दिस इज द ओ डैश, एंड दिस इज द पोजीशन ओ ऑब्जेक्ट, हो बेटा। अब देखो बेटा, तो अब ये एंगल आर हुआ ना, नॉर्मल और इमर्जिंग रेज के बीच का एंगल आर हुआ ना, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेटा, तो यह एंगल आर और ये एंगल, यानी कि अब एंगल आर आपको कहाँ बनेगा, अब एंगल यहाँ बनेगा, आर यहाँ बन रहा होगा एंगल, दिस इज द आर एंड दिस इज द आई। व्हाट विल हैपन अगेन, यदि एक रेज बेटा सीधा वर्टिकल दिया जाए तो वर्टिकल रेज में कोई भी जानते हो बेटा कि कोई भी डेविएशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी डेविएशन नहीं होगा, या रेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से सीधा स्ट्रेट चली जाएगी। दूसरी रेज हमने यहाँ पर लिया बेटा, देखिए यहाँ पर लिया तो देख रहा है कि यह ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखा रही है, तो यह क्या है, यह अपरेंट पोजीशन बेटा, और यह रियल पोजीशन है, यानी कि यह आभासी, जो आभासी यानी पोजीशन ये दिख रहा है बेटा, और रियल पोजीशन ऑब्जेक्ट का यहाँ पर है, ओके। तो आई ये है एंगल आई, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू आर। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब जैसा देखिए बेटा, इसको यदि सपोज किया जाए कि बेटा कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज द बी, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन आई, तो देयरफॉर साइन आई यू कैन राइट ए बी अपॉन ओ बी, यस, ए बी अपॉन ओ बी यू कैन राइट, साइन आई का मान निकालो बेटा, निकाल लिया। अब ऐसे ही साइन आर पर चलिए, साइन आर कितना हुआ बेटा, तो ए बी अपान क्या, ए बी अपान दिस लेंथ, ब्लू कलर से जो बेटा यहाँ से यहाँ तक, तो ओ डैश बी बेटा, साइन आर इक्वल टू ओ डैश बी। अच्छी तरह से कॉपी लीजिए बेटा, पेन और कॉपी ले लीजिए, जरूर वहाँ बनाए, क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ऐसे किया गया, ऐसे किया गया,
तो बताओ कि माइक्रोस्कोप लिया गया, टेरोइड माइक्रोस्कोप लिया, तो उसका बर्नियर कैलिपर्स हमने देखा तो वहाँ रीडिंग इतनी आई, फिर दोबारा ऐसे किया तो रीडिंग इतनी आई, तो बताओ कि वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ऐसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो अभी मैं बताऊँगा न्यूमेरिकल कैसे करना है इस चैप्टर का। बेटा हो गया, चलिए और आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा अब ज़रा देखिएगा, हाँ बेटा चलिए और देखिए ठीक से। देखो बेटा, तो अब साइन आई की वैल्यू आप निकाल चुके बेटा, साइन आर की भी वैल्यू आपने निकाल चुका है। अब देखो बेटा साइन आई अपन साइन आर कर दीजिए। तो साइन आई अपन साइन आर करोगे तो ए बी अपन ओ बी, ए बी अपन ओ बी, ओके। और अब देखो बेटा ए बी अपन ओ बी हो गया, और जब ये डिवाइड करो बेटा तो ऊपर चला जाएगा, तो ओ डैश बी ओ बी, ए बी से भी कैंसिल होगा बेटा, ओ डैश बी अपन ओ बी। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, यस दिस वैल्यू इज द वैल्यू। Sin I upon sin R equal to how much? That is the O dash B upon OB. Yes, look on the diagram. Clear? अब आ जाओ फिर यहाँ बेटा, देखिएगा अब यहाँ पर कहा जा रहा है बेटा कि I and R, तो since I and R both are equal, both are I and R both are same, both are the very small. जानते बेटा कि जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है तो उसमें साइन आई और साइन आर दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है तो साइन आई और साइन आर दोनों आपस में क्या होते हैं बेटा, दोनों आपस में बराबर होते हैं बेटा। और देखो बेटा तो साइन आई, माइंड फिर से सुनिए, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है बेटा तो साइन आई को हम क्या लिख सकते बेटा, टेन आई, है ना। तो साइन आई कैन बी रिटन एज बेटा टेन आई, ओके बेटा। और जब साइन आई और टेन आई जब, तो यानी कि साइन आई को क्या लिख सकते बेटा, साइन आई को आप लिख सकते टेन आई। अब देखो बेटा उस वहाँ पर जहाँ पे साइन आई है ना बेटा, जहाँ पे साइन आई है, अब वहाँ पर आप टेन आई लिख सकते हो। तो टेन का मान निकाल लीजिए, तो वहाँ से टेन आई बराबर कितना हुआ बेटा, और साइन आई बराबर कितना हुआ, ध्यान दीजिएगा। चूँकि एंगल इज वेरी स्मॉल देयरफॉर साइन आई कैन बी रिटन टेन आई, साइन आर इक्वल टू टेन आर, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर कितना हुआ बेटा। तो जानते हो कि स्नेल का लॉ क्या कहता है बेटा, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो बाय द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अनुसार क्या हो बेटा, स्नेल्स लॉ के अनुसार साइन आई बाई साइन आर बराबर चूंकि म्यू होता है, तो देखो बेटा यहाँ पर म्यू बराबर कितना हो गया, तो म्यू बराबर कितना हो गया बेटा, ओ डैश बी अपॉन ओ बी। तो यस माइंड हियर ओ डैश बी अपॉन ओ बी। लेकिन चूंकि साइन जब एंगल बहुत ही छोटा होता है बेटा, जब एंगल बहुत ही स्मॉल होता है तो साइन आई को लिख सकते हो टेन आई। तो जब टेन करो बेटा, जब यहाँ पर टेन आप लीजिएगा तो दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, यानी कि ए बी अपान ए ओ ए बनेगा। तो ए बी अपान ओ ए, माइंड हियर बेटा देखो ए बी अपान ओ ए बी ना बेटा, ए बी अपान ओ ए लिख सकते हो। अच्छा, और जस्ट ऐसे ही बेटा अब जा देखिएगा, जस्ट ऐसे ही अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसका टेन क्या लिख सकते हो, इसका टेन लिख सकते हो परपेंडिकुलर दिस एंड दिस, यानी क्या, ए बी अपान ओ डैश ए बी अपान ओ डैश ए। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दे बेटा, तो म्यू बराबर क्या मिला, ओ डैश ए अपान ओ ए, ओ डैश ए अपान ओ और ए, यानी कि यह जो था बेटा क्या था, एपरेंट डेप्थ, और ये क्या था, रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या मिला बेटा, म्यू बराबर हमको क्या मिल रहा है, तो म्यू बराबर मिला हमको बेटा म्यू बराबर हमको क्या मिला, तो म्यू बराबर हमको मिला ओ डैश बी अपान ओ बी, यानी क्या था यह, एपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ। तो अब आप इतना याद होगा फार्मूला, श्योर आपको फार्मूला याद होगा बेटा कि यस। अब जा देखना बेटा, यहाँ पर लिखा गया है जी म्यू ए म्यू जी नहीं लिखा गया है, जी म्यू ए, ध्यान दीजिएगा, जी म्यू ए ना बेटा बराबर कितना, ओ डैश बी अपान ओ बी, ओ डैश बी फिर से देखो बेटा, ओ डैश बी कहाँ पर है, ओ डैश बी अपान क्या, ओ बी, होगा बेटा। अब जा देखिएगा, और जब इसको 10 में कन्वर्ट किए बेटा तब क्या बना है यही, तो 10 में जब कन्वर्ट किया बेटा तो क्या बना है, ओ डैश बी, देखो बेटा ओ डैश बी, इसको आप लिख सकते हैं लगभग, चूंकि एंगल बहुत ही स्मॉल है तो यह डिस्टेंस दोनों बराबर होगी, तो ओ डैश ए, तो देखो बेटा ओ डैश बी अप्रॉक्सीमेटली विल बी इक्वल टू किसके, ओ डैश ए, और ओ बी विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली किसके, ओ ए। तो आपने लिखा क्या, ओ डैश ए अपान ओ ए,
और देखो बेटा ओ डैश ए, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर जो लिखा गया ओ डैश ए, वो क्या है, एपरेंट डेप्थ। जो लिखा गया यहाँ पर ओ ए, ओ क्या बेटा, वो है रियल डेप्थ। इसका मतलब क्या बना, बेटा कि यहाँ जी म्यू ए इक्वल टू आया एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ। लेकिन सवाल ये बेटा कि यहाँ पर एपरेंट डेप्थ जी म्यू ए क्यों लिया गया, क्योंकि होता तो ए म्यू जी है। ओके देखो बेटा, अब जानते हो कि जिस मीडियम से रेज आ रही होती है और जिसमें जा रही होती है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा, अभी हम आपको रेज ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाए हैं, तो रेज ऑप्टिक्स बेटा बस शुरू होने वाला अच्छा है। लेकिन चूंकि कुछ बच्चों ने डिमांड किया कि पहले एक्सपेरिमेंटल स्किल जो नया आया है उसको लेकर बहुत परेशान है सर, पहले इसको पूरा कर दीजिए, इसलिए हमने पहले इसको पूरा किया, उसको अभी रोक दिया हूँ बेटा। तो जानते होंगे कि वहाँ पर अभी वेव नेचर फिनिश किया हूँ बेटा, और वेव नेचर फिनिश किया हूँ, रेज ऑप्टिक्स अभी शुरू होने वाला था। तो तब तक बच्चों की डिमांड आ गई बेटा, तो हमने इसको पूरा कर दिया। अब फिर आपको रेज ऑप्टिक्स, अभी देखो बेटा यहाँ पर अब एक लेक्चर इस पर और आना है, इस पर एक लेक्चर आएगा। केवल उस लेक्चर में क्या होगा, यहाँ तो कंप्लीट थ्योरी थी, अब उस लेक्चर में होगा 100% न्यूमेरिकल्स, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सपेरिमेंटल स्किल वाले चैप्टर पर। तो जब ये न्यूमेरिकल भी 100% सॉल्व हो जाए बेटा, बस तुरंत हम शुरू करने जा रहे हैं क्या, इसका न्यूमेरिकल। तो अभी आज के लेक्चर में, आज है क्या, आज है हमारे समझ से 7 या 8 तारीख है बेटा, 8 नवंबर 2023 को ये वीडियो बन रहा बेटा। तो 8 नवंबर 2023 और समय हो रहा है शाम को 3 बज रहे बेटा। तो शाम को 3 बज रहे, अभी आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा वीडियो। तो दो बेटा, तो इसके बाद तुरंत है, यानी कि 8 नवंबर 2023 आज का डेट बेटा, तो आज ही आपको नाइट में ना आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा, इसका न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ये चैप्टर आज फिनिश कर देना है बेटा। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया पूरा, वेल कंप्लीट, हमने पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन इसको पूरा किया है। जो भी आपका एनएमसी और एनटीए का सिलेबस है बेटा, उसके अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन हमने इसको फिनिश किया बेटा, बहुत ही अच्छी तरह से। इसके अलावा कुछ और इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है, 100% कंप्लीट सिलेबस है बेटा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर सब कुछ। आप देखे होंगे वीडियो बेटा, आप खुद जानते होंगे। ओके बेटा, अब इसके बाद में इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्या क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अब हम इसको इस पर तुरंत इस लेक्चर के फिनिश होने के बाद में बेटा बना रहे हैं, और बना करके हम आपको तुरंत उसको दे रहे हैं। और कल से हम लोग शुरू करेंगे, आज रात तक के पूरा कर देंगे बेटा इसको, और कल हम लोग पूरा करेंगे क्या, रेज ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या, क्यों, कैसे। P100 फिजिक्स में एस टी पांडे STP सर बेटा। ओके कमान, चल बेटा अगेन आगे बढ़ते बेटा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हाउ मच, तो देयर फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस बेटा। हाँ, अभी यहाँ पर बात हम कर रहे थे बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हाँ बेटा, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपसे कि ये लिखने का तरीका क्या है बेटा, या जी म्यू ए जो लिखा गया बेटा, वो क्यों लिखा गया। तो रेज किस में जा रही है बेटा, एयर में जा रही है। किस में से जा रही है, ग्लास में से जा रही है। तो रेज जिस मीडियम में जा रही होती है, याद रखना बेटा, वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते समय वह राइट हैंड होता है, यहाँ पर होता है। और रेज जिसमें से जा रही होती है बेटा, वो हमेशा याद रखना कि यह बैक होता है, पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ होता है बेटा, याद रखना इस बात को। ओके चलो बेटा, अब इसको यदि लिखोगे तो यह कैसे लिखाना है बेटा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ए म्यू ए, एयर का एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, और अपान यदि करके लिखना बेटा तो कैसे लिखा है, तो जो इधर होता है वह नीचे जा करके अपान बनता है। ध्यान देना बेटा, यह याद करने का बहुत ही अच्छा सिस्टम तरीका बता रहा हूँ बेटा। तो जो यहाँ होता है वो ऊपर होता है, ध्यान देना बेटा, जो यहाँ रहता है वह ऊपर होता है, ओके, और जो यहाँ होता है वह नीचे डिनोमिनेटर में जाता है बेटा। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना ए म्यू जी, एंड देयरफॉर द व्हाट विल बी हियर। तो चूंकि ए और ए है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए का ए के रिस्पेक्ट में तो वह कट करके 1 हो गया, this becomes 1 and therefore this becomes 1, and this is the why this can be written G mu A, why it can be written as 1 upon A mu G. Yes, this is the reason that why you can write this G mu A, you can write 1 upon A mu G. हो गया बेटा, 1 upon, देखो बेटा 1 upon, देखो बेटा ऐसे हो जाएगा 1 upon G mu A, 1 upon, देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ 1 upon G mu A। आप क्यों ऐसे लिख सकते हो बेटा इसको,
हो गया। चलो आ जाओ देखना बेटा। हाँ एक बार इधर से इसको फिर से देखो बेटा। ओके बेटा आ जाए, देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, इसको जरा समझा दूं। चलो बेटा क्लियर हो गया यहाँ पर। आ जाओ बेटा, देखिए जी म्यू ए है ना, तो यहाँ पे जो होता है बेटा वह एयर के रिस्पेक्ट में होता है, वह हमेशा न्यूमिनेटर बनता है। और जो यहाँ पर होता है बेटा वह हमेशा याद रहे बेटा, यहाँ पर जो होता है वो हमेशा न्यूमिनेटर बनता है बेटा, और जो यहाँ पर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर बनता है। याद कर लीजिए, फिर से बार याद करो बेटा कि यहाँ पर जो होता है वो न्यूमिनेटर बनता है हमेशा आगे वाले पोर्शन पर, और जो ये होता है बेटा वो हमेशा क्या बनता है, वो डिनोमिनेटर बनता है। याद हो गया बेटा? कॉपी में नोट कर लो। क्यों ऐसा इसलिए याद करवा रहा हूँ बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत ही गलती करते हैं बेटा, उनको लिखने का तरीका मालूम नहीं होता है। जी ना बेटा, यदि ए म्यू जी और जी म्यू ए में अंतर पूछ दिया जाए तो फिर बट तो थोड़ा सा गलती करते हैं बच्चे बेटा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर करो बेटा। आ जाओ, चलो जा देखना बेटा। तो अब तो चूंकि यह जी म्यू ए है ना बेटा, देखो बेटा यह जी म्यू ए है ना, तो देखो बेटा अब इसको कैसे लिखोगे, यह न्यूमिनेटर बनेगा, यानी कि ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका हो गया, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा किसका, एयर का। तो एयर के रिस्पेक्ट में, यानी जब मीडियम एक ही होता है, मैं कहूँ कि ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आंसर होगा 1। मैं कहूँ कि एयर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आंसर होगा 1। तो देयरफॉर नाउ यू कैन राइट व्हाट, देखो बेटा ए म्यू ए अपान, अब यहाँ क्या होगा बेटा, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखने जा रहे हो, ये लिखने जा रहे हो बेटा मान लो कि एयर के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए म्यू जी, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में ये कट के 1 हुआ, तो ये पूरा का पूरा क्या बना बेटा, 1 अपान ए म्यू जी। इधर ये दूसरी चीज़ें हैं बेटा, अभी मैं समझा रहा हूँ क्या है इधर। तो क्या बना यह 1 अपान ए म्यू जी। तो लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं, ओके बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पर जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं हम, जी म्यू ए को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान ए म्यू जी लिख सकते हैं। फिलहाल अब चाहते बेटा इधर आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है बेटा, एपरेंट डेप्थ ऑफ तापमान क्या मिला, रियल डेप्थ हो गया। यहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग। अब जब देखना बेटा, यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ, ओरिजिनली क्या मिला था आपको, जी म्यू ए। रिफ्रैक्टिव पढ़ने का तरीका क्या बेटा, जो आगे होता है पहले उसको पढ़ा जाता है, और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर बेटा पहले इसको पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जो यहाँ होता है उसका होता है, जो यहाँ होता है उसके सापेक्ष होता है। मीन्स दिस विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस medium with respect to this medium. This will be the refractive index. What is the proper word for yes this? So G mu A, what is represented by this? The refractive index of the air with respect to the glass. And then what will happen again? ओके बेटा अब जा देखना, यहाँ पर तो देख रहे बेटा कि अब फाइनली आपको क्या मिला है, फाइनली मिला है जी म्यू ए इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपॉन द रियल डेप्थ। यदि इसको रिवर्स किया जाए तो रिवर्स कर दीजिए, तो यानी कि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ कर दो, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ कर दो, तो क्या हम लिख सकते हैं बेटा, तो जब उधर रिवर्स करेंगे, राइट हैंड जब रिवर्स करेंगे तो लेफ्ट हैंड भी रिवर्स करना होगा बेटा। तो अब 1 अपान जी म्यू ए लिखना होगा, 1 अपान उधर रिवर्स किया तो इधर से भी रिवर्स हुआ, 1 अपान जी म्यू ए। तो 1 अपान जी म्यू ए विल बी हाउ मच, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। हो गया बेटा। अब जानते हो बेटा कि जब अब हम इसको यदि हम ऊपर, ओके कम आन बेटा देखिए ना, तो 1 अपान जी म्यू ए यहाँ तक पहुँच गया बेटा। अब यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊँ, यानी कि मैं यदि इसको 1 अपान कर न लिखूँ तो अब क्या बन जाएगा, यह ए म्यू जी। देखो बेटा अब इसी चीज़ को 1 अपान जी म्यू ए को यदि लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं ए म्यू जी। तो हो गया क्या, ए म्यू जी, 1 अपान अब हट जाएगा बेटा। देखो बेटा ए म्यू जी बराबर कितना हुआ, तो देखो बेटा ए म्यू जी, बेटा ए म्यू जी बराबर क्या हुआ, तो ए म्यू जी बराबर हो गया आपका रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। दिस वाज द प्रूफ दैट हाउ refractive index will be always real depth upon the apparent depth. And now since let this a mu g means the refractive index is none and the real depth is none, then you can find out easily, very easily, what will be the apparent depth. And therefore the final answer is the apparent depth equal to real depth upon the apparent depth equal to real depth। तो बेटा यहाँ पर इसको हटा दो,
हाँ बेटा, क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए। हाँ, पॉइंट क्या था बराबर, अपरेंट डेप्थ बराबर क्या होगा बेटा, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द, यस। तो ये था बेटा, एक बार फिर से देख लें इसको। हाँ, अब है पॉइंट यहाँ पर बेटा, मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट था बेटा देखिए, आ जाओ कम ऑन द पॉइंट। देखिए हम लोग को निकाला था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्लेट बाय द ट्रोलिंग माइक्रोस्कोप मेथड। ओके बेटा, चलिए तो ये तो था इसकी थ्योरी, थोड़ा मैंने आपको समझा दिया। अब आपका चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल चैप्टर है बेटा, जो नया सिलेबस में जोड़ा गया है, तो मैं पूरा डिटेल इसकी थ्योरी बता दिया बेटा कि कहाँ से कैसे अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाला जो फार्मूला आता है ना बेटा, वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका डिटेल हमने प्रूफ बता दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पर हमने बेटा क्लियर कर दिया। ठीक है, फर्स्ट क्लास ना। चलो इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लेंगे, और अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर बेटा। अब इसके बाद क्या बेटा, चलिए अब जा देखिएगा। अब रोल बेटा शुरू होता है यहाँ पर। अभी तो थ्योरी थी, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के विषय में आपको बताया बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं। अब आ जाओ अपना, अब रियल रोल शुरू होता है बेटा। क्या कि नाउ टेकन द मूवेबल माइक्रोस्कोप एंड फिटेड विद द वर्नियर, देखो बेटा, वर्टिकल वर्नियर स्केल, माइंड हियर। यानी अभी अभी हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था बेटा कि ट्रोलिंग माइक्रोस्कोप से जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालते हैं तो उस समय जो रीडिंग ली जाती है वह किस ऑपरेटर से हम लेंगे, किससे ली जाती है। ओके, तो योर आंसर विल बी व्हाट, योर आंसर विल बी वर्नियर स्केल। तो बेटा, तो वर्नियर स्केल से हम लोग उसकी रीडिंग किससे लेते हैं बेटा, वर्नियर स्केल से हम लोग उसकी रीडिंग लेते हैं बेटा। चलो कम ऑन द पॉइंट। टेकन माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप लिया बेटा, एट ए सुटेबल हाइट एंड फोकस ऑन द पॉइंट ना, सपोज रीडिंग ऑफ द वर्टिकल वर्नियर स्केल इज R1। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ करना नहीं बेटा, ये जो हम लोग का व्हाइट पेपर था ना, ये देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने एक व्हाइट पेपर ले लिया, और व्हाइट पेपर क्यों लिया, व्हाइट पेपर इसलिए लिया कि विजिबिलिटी ज़्यादा होगी बेटा, इसलिए व्हाइट पेपर ले लिया। तो व्हाइट पेपर ले लिया, और एक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रखे थे ना, वो ऑब्जेक्ट ले लिया। चलो बेटा, और यहाँ पर क्या किया, इसके ऊपर, जैसे ये व्हाइट पेपर है बेटा, ये व्हाइट पेपर है, और नीचे कोई डॉट हमने बना दिया है ब्लैक पेन से, और अब माइक्रोस्कोप किसी हाइट पर माइक्रोस्कोप लगा दे बेटा, और वर्टिकल हमारा वर्नियर कैलिपर्स कैसा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में होगा बेटा, फिट रहेगा किसमें, माइक्रोस्कोप में। तो और हमने किसी हाइट पर क्या किया, किसी हाइट पर हमने फिक्स कर दिया उसको, किसी ऊंचाई पर माइक्रोस्कोप से डॉट के ऊपर किसी ऊंचाई पर हमने फिक्स कर दिया बेटा। चलिए अब क्या करेंगे इसके बाद में, और उस समय जो भी रीडिंग है ना, किस ऊंचाई पर हम फिट किया है बेटा, तो उस समय उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। यानी कि वर्नियर कैलिपर्स की जो रीडिंग बेटा R1, हमने उसको नोट कर लिया। अब नंबर 2 पे आइए, इसके बाद क्या करना है बेटा। अब नंबर 2 पे करना बेटा कि नाउ प्लेट ऑन इट एंड नाउ पुट द प्लेट ऑन इट। नाउ बेटा, अब क्या करना बेटा, अब अपना जो ग्लास प्लेट है उसको ले लीजिए। अब ग्लास प्लेट इसके ऊपर रख दीजिए, और ग्लास प्लेट रख करके अब क्या करना बेटा, देखिए, तो ग्लास प्लेट ऑन इट एंड अगेन फोकस माइक्रोस्कोप ऑन इट, और फिर से माइक्रोस्कोप हम उसी पर फोकस करेंगे, उसी पॉइंट पर, या तो ऑब्जेक्ट हो या पॉइंट हो, और फिर से हमने रीडिंग ले लिया बेटा क्या, अब हमने फिर से रीडिंग ले लिया बेटा R2। तो सपोज करें कि अब रीडिंग आ गई R2। ठीक, अब चलो बेटा ना, तो यानी कि एक बार हमने रीडिंग लेंगे, एक बार हमने क्या लिया, एक बार हम कहीं पर भी हाँ, कहीं पर भी मतलब किसी भी ऊंचाई पर हम माइक्रोस्कोप को सेट कर लिया, और वह जो पॉइंट है उस पॉइंट पर फोकस किया, उस पॉइंट पर फोकस किया। अब माइक्रोस्कोप को सेट करके अब माइक्रोस्कोप जहाँ पर जिस ऊंचाई पर रखे हुए हैं उसी पर रहने दिया वैसे ही। और हमने क्या कर लिया बेटा, हमने क्या किया, अब उसके बाद फोकस कर लिया, और हमने वर्नियर में उसकी रीडिंग को नोट कर लिया, वो था R1। और अब फिर क्या किया, माइक्रोस्कोप जहाँ पर है वहीं पर रहने देंगे, उसे टच नहीं करेंगे बेटा। और अब वहाँ पर धीरे से प्लेट रख दिया, ग्लास प्लेट जो रख दिया, पतला सा ग्लास प्लेट है बेटा, गुड़ का ग्लास का, हमने अब उसको रख दिया। और अब क्या किया, अब माइक्रोस्कोप को हमको फिर से, माइक्रोस्कोप वहीं पर रहेगा, अब उसको नीचे ऊपर करना पड़ेगा वर्नियर रीडिंग पर। क्यों, क्योंकि अब डेप्थ घट गई होगी। तो अब माना कि अब रखने के बाद, ग्लास प्लेट रखने के बाद ना बेटा, ग्लास प्लेट रखने के बाद में सपोज किया कि अब रीडिंग आ रही है कितनी, अब रीडिंग आ रही है R2। ओके, अब देखो बेटा तीसरा काम क्या करेंगे, देखो बेटा थर्ड पॉइंट क्या है। अब थर्ड पॉइंट क्या बेटा, देखो, नाउ माइक्रोस्कोप प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेट। अब क्या करें बेटा, अब जो हम माइक्रोस्कोप को अब गुटके की, अब देखो बेटा अब क्या करेंगे,
अब माइक्रोस्कोप को R1 R2 ले लिया रीडिंग, और अब क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप को बिल्कुल अब नीचे लाएंगे, ठीक है, नीचे लाएंगे बेटा, या मान लो पहले वाली रीडिंग कम रही होगी तो बेटा ऊपर ले जाएंगे, यानी कि अब चेंज करेंगे। अब केवल हमको करना क्या बेटा, अब हमको केवल क्या करना है कि माइक्रोस्कोप को ना जो आपको ग्लास प्लेट लिए हुए हैं अब उस पर टच कराना है, टच करा देंगे। अब टच करा करके यानी गुटके की लंबाई नाप लेना है। तो यानी कि अब जो प्लेट रखा गया बेटा अब उसकी लंबाई ले लिया। अब सपोज करें कि वो कितना है, R3 है वो। ओके बेटा, अब क्या करना है देखिए, नाउ रियल थिकनेस, देखो बेटा अब क्या हो गया, अब देखो बेटा यहाँ पर अब रियल थिकनेस कितनी हो गई बेटा, अब रियल थिकनेस हो गई, देखो बेटा अब रियल थिकनेस कितनी हो गई, तो नाउ द रियल थिकनेस अब हो गया बेटा, अब जो R3 आया है ना, तो अब इस R3 में से क्या करेंगे, पहला वाला माइनस कर देंगे, R1 को माइनस कर दिया बेटा, तो R3 माइनस R1 करेंगे तो अब ये क्या बताएगा, रियल थिकनेस। और फिर जो दोबारा वाला कौन था, R2, यानी कि जो ग्लास प्लेट को रखे थे, तो जो ग्लास प्लेट के रखने के बाद आया होगा रीडिंग, तो जानते हो एपरेंट रीडिंग अब हो गया होगा, तो यह तो अब देखो बेटा R3 माइनस R2 कर देंगे तो वो कौन सा हो गया, एपरेंट थिकनेस हो गया। अब इसके बाद फार्मूला जानते हो बेटा कि म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर रियल थिकनेस अपॉन एपरेंट थिकनेस, तो रियल थिकनेस बेटा ये हो गया और एपरेंट थिकनेस ये हो गया। दोनों को सॉल्व किया, जो भी कुछ आया दैट इज द आंसर। अब ये फार्मूला नोट करो बेटा, यहाँ न्यूमेरिकल बना के दे दिया जाएगा कि माइक्रोस्कोप को जब सेट किया तो पहले जब गुटका नहीं रखे थे तो रीडिंग जो थी बार्नियर कैलिपर्स पर, जो रीडिंग थी बेटा, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से नाम पड़ा है उसका, ट्रेवलिंग आगे पीछे करते उसको, तो ना बेटा, तो जो रीडिंग थी वह R1 थी 10 सेंटीमीटर थी, उसके बाद में जब हमने रख दिया तब रीडिंग 6 सेंटीमीटर थी, और उसके बाद में गुटके की जो चौड़ाई थी बेटा, मतलब जो थिकनेस थी वह इतना सेंटीमीटर थी, और उसके बाद बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, बन गया न्यूमेरिकल। सॉल्व कर दे, यदि फार्मूला याद हो बेटा तो तुरंत सॉल्व कर। अब देखो बेटा R3 माइनस R1 अपान R2 माइनस R1 लिखो, चाहे ऐसे लिखो बेटा, याद R1 माइनस R3 कर दें, देखो बेटा यहाँ R2 माइनस R1, हाँ चलो बेटा ओके, देखो यहाँ R3 बेटा ये, हाँ तो म्यू देखो बेटा, एक सेकेंड बेटा, R3 माइनस R1 और R2, हाँ नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक, एक सेकेंड रुक जाना बेटा, ठीक है, R2 माइनस R1, हाँ सही बेटा। तो एक सेकेंड बेटा, यहाँ थोड़ा ये है ना हम लोगों का R3 माइनस R2 है ना बेटा, हाँ देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सही कर लें इसे। हाँ बेटा यहाँ फिर से दोस्तों नोट करिए बेटा, देखो बेटा रियल थिकनेस R3 माइनस R1 है ना, और इस में क्या माने थे R3 माइनस R2 है बेटा, तो R3 माइनस R1 R3 माइनस R2 है बेटा, देखो ये, हाँ एक बार फिर से नोट करें बेटा, म्यू बराबर क्या बेटा, R3 माइनस R1 पर R3 माइनस R2। अब हम लोग चाहें बेटा कि R1 माइनस R3 कर दें ऊपर, नो प्रॉब्लम, तभी क्योंकि साइन दोनों तरफ से जो माइनस आएगी बेटा, तो जो ज़्यादा वाला है उसी में से माइनस करना है, तो R3 माइनस R3 भी कर सकते हो, R1 माइनस R3 भी कर सकते हो बेटा, और R2 माइनस R3 अपान डिवीजन ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा यहाँ पे। एक बार फिर से देख लो, ठीक से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है बेटा, कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए, एक वर्नियर चाहिए और एक गुटका चाहिए, यानी कि जो ग्लास स्लैब, यानी जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बेटा। चलो हो गया बेटा, चलिए एक बार फिर से देखो बेटा, ये है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर लगा हुआ, बहुत खूबसूरत बनाए हुए हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप बेटा, आँख आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, साफ देख रहे हैं बेटा, कैसे देखना है भी है, सब क्लियर है बेटा। ओके चलो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ अब है आपका 15 नंबर की हेडिंग है बेटा, देखिए अब है आपकी 15 नंबर की हेडिंग, क्या आपको दिया गया है सिलेबस में कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ द पीएन डायोड, पीएन डायोड का आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचना है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में।
देखिए बेटा क्या है पढ़े हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे बेटा, पी एन डायोड क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, इसका बैंडविड्थ क्या, इसका जो है फार्बियन गैप क्या होता है, सब कुछ पढ़े बेटा। बहुत ही अच्छी तरह से मैं पढ़ाया हूँ P100 फिजिक्स पर बेटा। जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए और वहाँ पर P100 फिजिक्स पर बेटा उसमें प्लेलिस्ट में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में बहुत ही ज़बरदस्त सब कुछ मैं दिया हूँ बेटा। आप पूरा डिटेल में समझाया हूँ, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उसे ग्राफ वगैरह सब कुछ ऑलरेडी बना चुका हूँ, सब कुछ है वहाँ पर। देखिए ओके, कम ऑन द पॉइंट। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है बेटा, जब पी एन डायोड की जानते हो बेटा कि जब पी को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर देखो बेटा क्या है, दिस इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, तो देयरफॉर दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव एंड देखो बेटा ये पॉजिटिव पी से जुड़ा हुआ बेटा और यह माइनस से जुड़ा हुआ है, तो यह किस में है इस समय प्रेजेंट टाइम में, या प्रेजेंट टाइम में जो पी एन डायोड दिखाई दे रहा है बेटा वो पॉजिटिव है, फॉरवर्ड बायस है। तो दिस डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस, दिस डायोड इज इन द फॉरवर्ड बायस, दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ द फॉरवर्ड बायस। ओके बेटा, यानी कि पी को किससे जोड़ना था, प्लस टर्मिनल से, और एन को किससे जोड़ना था बेटा, माइनस टर्मिनल से। क्लियर? तो दिस इज द सर्किट। जानते हो बेटा एक्सपेरिमेंट ऐसा करना होता है, तो एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंट ना बेटा, डिफरेंट। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल। जब किसी रेजिस्टेंस पर जब बेटा इस तरह से वोल्टेज से ला करके कोई एरो बनाई जाती है बेटा, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल डिवाइडर बेटा। तो दिस इज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो यूज हियर द पोटेंशियल डिवाइडर इज हियर। और देखो बेटा अब यहाँ जब कम अधिक करेंगे तो पोटेंशियल जो भी डायोड के ऊपर पड़ रहा है ना बेटा वो चेंज होता जाएगा, तो इससे हम पोटेंशियल को बदलते हैं डायोड के ऊपर। देखो पोटेंशियल को डायोड के ऊपर बदला जा रहा है, तो डिफरेंट पोटेंशियल पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर लगा हुआ है मिली अमीटर। तो देखो बेटा, तो हमने मिली अमीटर की रीडिंग को नोट किया। तो देखो बेटा अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंट पोटेंशियल हम लेते जा रहे हैं, डिफरेंट पोटेंशियल है बेटा, और कॉपी में नोट करते गए उसका कि यस इतने पोटेंशियल पर उसकी रीडिंग क्या थी, इस पोटेंशियल पर उसकी रीडिंग क्या थी, इस पोटेंशियल पर उसकी रीडिंग क्या थी ना बेटा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो रीडिंग क्या मिला, किसका, मिली अमीटर का। रीडिंग को नोट किया बेटा। देखो अब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हर रीडिंग का बेटा वैल्यू नोट करते चले गए। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यस देयर विल बी कर्व लाइक दिस। So this will be the shape of the curve, this will be the graph of the curve, this is the characteristic curve, this is the characteristic curve of the PN diodes। और सपोज कर बेटा कि कहीं पर भी दो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए, दो परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस वोल्टेज एक्सिस पर, ये जाकर के ये दोनों जब परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो कहीं कट करेगा, यहाँ परपेंडिकुलर लाइन, या ड्रा परपेंडिकुलर लाइन हियर एंड ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन पैरेलल टू ईच अदर। These two parallel lines will cut, these perpendicular lines will cut to this characteristic curve. Suppose first cut is here, second cut is here. Yes, draw horizontal lines from there. Okay बेटा, और ये जो गैप आया, this gap will be now delta I. This gap will be now delta I, and this gap will be known as how much, delta V. So this is the potential difference and this is the difference in the current, and note this value, what is the difference here and what is the difference here, and that's the ratio of these two, delta V upon delta I will tell you what, that will be the, yes, RD means the resistance of the diode. So therefore now from this characteristic curve you can easily determine the value of the resistance of the PN diode, you can determine very easily. Okay बेटा, and come on next point। तो बेटा अब क्वेश्चन है बेटा कि यस, तो हाँ, तो ये तो था फॉरवर्ड बायस बेटा, और ये कुछ पॉइंट और बेटा यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें बता दो बेटा। जैसे जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, तो जानते हो कि पहले शुरू में जब जहाँ से ग्राफ बेंड होना शुरू होता है ना बेटा, उसको कहते हैं नी वोल्टेज। तो दिस वोल्टेज इज नोन एज बेटा, यहाँ पर स्पेशल नाम ऐसा बेटा कहा जाता है कि इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, जहाँ से ग्राफ बेंड करता है बेटा फॉरवर्ड बायस ग्राफ में। ओके बेटा, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ द पॉइंट इज रिवर्स बायस। तो जो बेटा आपके सिलेबस में दोनों है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, बोथ आर गिवन इन योर सिलेबस। तो देयर रिवर्स बायस, तो व्हाट विल द रिवर्स बायस, व्हाट हैज टू डू फॉर द रिवर्स बायस, सिंस दिस इज योर सर्किट डायग्राम। देखो बेटा आपकी सर्किट डायग्राम में है बेटा, तो दिस इज योर सर्किट, यस। अब देखो बेटा यदि हम यहाँ सब कुछ उधर राइट हैंड में उधर सब कुछ वैसे रह दे बेटा, और केवल यह बैटरी को निकाला, इस बैटरी को निकाला बेटा, और बैटरी को हटा दिया, और बैटरी को हटा दीजिए, आइए चलिए हटा दिया जाए। तो बैटरी को हटा दिया बेटा, बैटरी रिमूव हो गई, और बैटरी रिमूव होकर के तुरंत अब इसको क्या करें ना बेटा, देखिए बैटरी रिमूव हो गई और यह प्लस टर्मिनल ले लिया, प्लस इधर,
माइनस ना प्लस माइनस। ओके, अब देखो बेटा यहाँ माइनस कर दिया, यानी कि टर्मिनल को उल्टा कर दिया। अब ये टर्मिनल को उल्टा कर दिया बेटा, तो अब ये साइन हट गई, ये माइनस हो गया, अब ये हो गया प्लस हो गया बेटा। और जब ये माइनस हो गया बेटा, जब ये हट गया, अब ये टर्मिनल माइनस हो गया, अब ये किस में हो गया, अब ये हो गया किस में बेटा, अब ये किस में हो गया, अब ये हो गया रिवर्स बायस। अब ये पी एन डॉट हमारा हो गया रिवर्स बायस। और एक चेंज और करना बेटा, यानी कि ये चेंज यहाँ पर करना था, इसको रिवर्स बाय करना बेटा, तो यानी टर्मिनल उल्टा कर दीजिए, बदल दिए, बैटरी को हटा कर रिप्लेस कर दिया, वायर निकाला बेटा, वायर को निकाल के इससे जोड़ दिया, बस इतना ही करना बेटा। और यहाँ जो मिली एमीटर लगा था बेटा, इसको हटा दिया, अब यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा दिया। क्यों? हाँ, यहाँ पे देखो बेटा, जब फॉरवर्ड बायस में मिली एमीटर लगाते हैं और इसमें रिवर्स बायस में इसमें माइक्रोमीटर लगाते हैं। माइक्रोमीटर यदि नहीं लगाएंगे तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए कि मिली एमीटर में करंट जब फॉरवर्ड बायस में होता है बेटा, तो करंट उसमें मिली एम्पियर के रेंज में होती है, और जब रिवर्स बायस होता है तो वह करंट वहाँ पर हमको माइक्रो एम्पियर के रेंज में मिलेगी। तो यदि हम मिली एमीटर लगा देंगे और करंट होगी माइक्रो एम्पियर की, तो वह नीडल डिफ्लेक्शन ही नहीं शो करेगी। आज जब नीडल डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगी तो आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर? चलिए, ओके, कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। देखो बेटा, रिवर्स बायस, अब यहाँ पे दो चेंजेस करने थे रिवर्स बायस में बेटा। तो इन रिवर्स बायस नो करंट फ्लो इन द आइडियल पीएन डायोड। तो जानते हैं बेटा कि जब हम रिवर्स बायस कर देते हैं तो कहते हैं कि व्हाट इज द आइडियल डायोड। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल डायोड। एनी डायोड, एनी ऑर्डिनरी डायोड और एनी सिंपल डायोड, yes, which has no any current in the reverse bias, you can say that is the ideal diode। और क्या होता है बेटा, आइडियल डायोड यानी कि कोई भी डायोड जो रिवर्स बायस में करंट ना बहे का मतलब कि जो रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो। तो किसी भी डायोड को बेटा आइडियल तब कहते हैं जब वह रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। याद करो बेटा, नोट करो, आइडियल डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट करंट और फॉरवर्ड बायस में जीरो। फिर से सुनो बेटा, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस और फॉरवर्ड बायस में जीरो रेजिस्टेंस। ओके, तो उसे हम आइडियल बोलते हैं बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जब डायोड हमारा आइडियल होगा तो रिवर्स बायस में बिल्कुल ही करंट नहीं होगी। तो बेटा, तो नो करंट फ्लो इन द आइडियल पीएन डायोड कब, जब वह रिवर्स बायस में होता है तब। तो यदि ऐसा है बेटा, रिवर्स बायस तब कहेंगे, रिवर्स बायस में यदि कोई डायोड जीरो करंट देता बेटा, यानी कि आई का मान जीरो होता है, तो कब हो सकता है, जब उसका रेजिस्टेंस यानी कि आर डी का मान क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए। तो जब देखो बेटा, जब डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तब वह जीरो करंट बहेगी, जब जीरो करंट बहेगी तो उसको कहते हैं आइडियल डायोड। लेकिन जानते बेटा कि इन जनरल इन प्रैक्टिस आइडियल डायोड मिलता नहीं बेटा, आइडियल डायोड कहीं मिलता नहीं बेटा इन प्रैक्टिस। तो देन व्हाट विल हैपन, लेट डायोड इज नॉट आइडियल, देन सम करंट will be flow there, and that current will be due to the, yes, किसके द्वारा होना चाहिए बेटा, किसके द्वारा होती है वो करंट, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो ड्यूरिंग द रिवर्स बायस of the PN diode, there will be some current leakage, and that some current leakage will known as the reverse bias current, and it is due to the minority carriers। और जानते बेटा माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं ना, तो माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पी साइड में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होने लगे और एन साइड में कंडक्टर होल से होने लगे, तो हम उनको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके बेटा, नाउ रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द फॉरवर्ड बायस बैटरी। क्या किया बेटा, बैटरी चेंज किया हम लोगों ने, और क्या किया बेटा, मिली एमीटर को रिप्लेस किया। किससे बेटा रिप्लेस किया मिली एमीटर को, बेटा मिली एमीटर को किसे रिप्लेस किया हम लोगों ने, तो मिली एमीटर को हमने रिप्लेस किया किससे बेटा, उसको रिप्लेस किया माइक्रो एमीटर से, हम लोगों ने उसको रिप्लेस किया बेटा। ओके बेटा, माइक्रो एमीटर से हमने उसको माइक्रो एमीटर से रिप्लेस किया बेटा। और जब माइक्रो एमीटर अप्लाई किया और उसके बाद फिर वैसे ही डाटा लेना शुरू किया बेटा, मतलब उसको मैं रीडिंग लेना शुरू किया। जब हम रीडिंग उसकी लेते बेटा, तो यदि ये देखो बेटा, यह वाई एक्सिस पर हमने खींचा, वाई एक्सिस पर लिया बेटा, क्या वाई एक्सिस पर लिया हमने करंट, और इस एक्स एक्सिस पर लिया हमने
वोल्टेज। तो अब इधर क्यों नहीं बनाया हूँ, इधर क्यों नहीं बनाया हूँ, इधर इसलिए नहीं बनाया बेटा क्योंकि वोल्टेज को माइनस में लिया है तो हमको माइनस में उल्टा दिखाना था, इसलिए हमने इस साइड में लिया वोल्टेज। अब देखो बेटा करंट नियम तो करंट नहीं बहनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि कोई भी हमारा डायोड होता है वो आइडियल होता नहीं है, इसलिए कुछ करंट बह रही होती है। तो ये करंट यहाँ से यहाँ तक नहीं बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ करंट आपको 0 होनी चाहिए थी करंट आइडियल यदि होता तो। अब ये करंट किस द्वारा है, तो दिस करंट आर ड्यू टू द यस माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। तो दिस करंट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स। अब देखो बेटा जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना, तो माइनॉरिटी कैरियर्स में देख रहे हो बेटा करंट हल्का सा लीकेज जो करंट होती है बेटा वो इंक्रीज करती है। और एक अवस्था ऐसी आती है कि जब ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, अब यही पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा ब्रेक डाउन। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रेक डाउन बेटा बोलते हैं इसको। देख बेटा अब यहाँ पर यही होता है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट, ब्रेक डाउन वोल्टेज। बेटा अब इस वोल्टेज पर क्या हुआ, डायोड उसका जंक्शन ब्रेक कर गया, यानी कि जो पीएन डायोड की जो जंक्शन होती है बेटा अब ब्रेक कर जाती है। जब जंक्शन ब्रेक कर जाती है बेटा तो जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, और जब फ्री हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस करंट यानी ज़्यादा अमाउंट में ह्यूज करंट विल बी देयर। अब एक बात ध्यान देने की है बेटा कि यहाँ पर चूंकि जेनर डायोड भी आपके सिलेबस में है, तो जेनर डायोड और डायोड के बीच में ना बेटा क्या डिफरेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। यह लाइन देख रहे होंगे कि सीधा वर्टिकल नहीं है। तो जब जेनर डायोड होता है तो चूंकि देखिए यह भी रिवर्स बायस में है और जेनर डायोड भी हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। तो आप ऑर्डिनरी डायोड लिए हुए हैं इस समय, और ऑर्डिनरी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़े हुए हैं बेटा, तो ऑर्डिनरी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़े हुए हैं। तो देखिए ये लाइन सीधे वर्टिकल नहीं है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल नहीं है। जबकि क्या होता है, जेनर डायोड जब होता है बेटा तो जेनर डायोड में ये लाइन आपको मिलती, ऐसे मिलती है लाइन जो आगे हेडिंग में आ रहा है बेटा। तो यहाँ हल्की सी कुछ करंट इसका मतलब इंक्रीजिंग अवस्था में होती है बेटा, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा टेंड कर रहा होता है, थोड़ा सीधा वर्टिकल नहीं होता, ध्यान दीजिएगा सीधा वर्टिकल नहीं होता। यदि आपको कह दिया जाए कि जेनर डायोड का रिवर्स बायस करेगा और ऑर्डिनरी डायोड का रिवर्स बायस के ग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी दोनों ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि विच वन इज द ग्राफ ऑफ द जेनर डायोड एंड वन विच द ग्राफ ऑफ द ऑर्डिनरी डायोड इन द रिवर्स बायस, तो कैसे पहचानेंगे उसको। तो यस, तो दिस इज द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ द जेनर डायोड इन द रिवर्स बायस एंड द ऑर्डिनरी डायोड इन द रिवर्स बायस। ओके, और अब आप क्लियर हो गए होंगे बेटा कि यह दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो दिस वाज द yes, so this was the PN diode, characteristic curve of the PN diode, बेटा characteristic curve of the PN diode ना, in the forward bias and reverse bias, in the forward bias and reverse bias। बेटा हो गया, क्लियर हो गए। यस, और आप बेटा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन एनी वेयर ऑन एनी टॉपिक बेटा, तो यू कैन राइट यस, आप जरूर लिखिए, हमको जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिए बेटा। आप चैनल के नए होंगे बेटा, इस चैनल पे यदि आप नए आए होंगे बेटा तो आप यस आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, और जम करके पढ़िएगा। कोई भी डिमांड आपकी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, कम ऑन द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज द जेनर डायोड। व्हाट डू यू मीन बाय द जेनर डायोड? जेनर डायोड क्या होता है, व्हाई इट इज डिफरेंस, हाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी डायोड एंड द जेनर डायोड? कम ऑन द पॉइंट बेटा। तो अब यहाँ पर कहा जाए कि ये दोनों में डिफरेंसेस क्या बेटा, मैं यदि आपसे ये कहूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यस कम ऑन द पॉइंट देखिए क्या है डिफरेंस है बेटा। तो जेनर डायोड, हाउ इट डिफरेंस फ्रॉम द ऑर्डिनरी डायोड, ऑर्डिनरी डायोड से वह कैसे डिफरेंट है बेटा। चलिए बेटा, तो इफ इट देखो बेटा, तो क्या कह रहा है कि इट इज स्पेशली डिजाइन, ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है बेटा इट इज स्पेशली डिजाइंड हाईली डब्ड, यानी कि देखो बेटा इसकी डिजाइन थोड़ी सी स्पेशल होती है, और ये हाईली डोप्ड यानी कि डोपिंग इसकी हाई होती है, यानी कि कंसंट्रेशन, डोपिंग की कंसंट्रेशन ना, चाहे पी टाइप का हो चाहे एन हो, तो दोनों की बेटा, चाहे पी टाइप का बना रहे हो तभी, एन टाइप का बना रहे हो तभी बेटा, तो इसकी जो डोपिंग होती है ना, इसकी डोपिंग हाई मतलब हाईली डोप्ड होती है, यानी कंसंट्रेशन अधिक होता है। नेक्स्ट, इट हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज। यस, देखिए अभी जो पीछे मैं डिस्कस किया बेटा, तो इट हैज शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसका सिंबल क्या बेटा, तो देखिए उसी के जैसा है, देख रहे बेटा उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव वाला टर्मिनल यन को जो शो करता बेटा, वह थोड़ा सा तिरछा ऐसे घुमा होता है, जेड के साइड से, जेड टाइप का होता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ द जेनर डायोड्स। ओके बेटा, अब देखो बेटा, तो चूंकि बेटा ये शार्प ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, मीन्स
कि देयर इज ए शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड, यानी कि बिल्कुल ये था ग्राफ जो होता है ना बेटा, वो बिल्कुल शार्प होती है, वर्टिकल होती है, जो भी पीछे मैं दिखा रहा था बेटा। ओके, तो इस कारणवश इसको क्या करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं बेटा, स्टेबलाइजर। तो दिस इज रीजन दैट वाई इट यूजेस इन द स्टेबलाइजर। अब हम आपसे क्वेश्चन करें कि जेनर डायोड को स्टेबलाइजर में क्यों यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे कि बिकॉज जेनर डायोड हैज ए शार्प ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब और फिर किस यूज करते हैं बेटा, पावर सप्लाई में भी यूज करते हैं बेटा। ओके, तो पावर सप्लाई। नाउ यस, कम ऑन द पॉइंट, व्हेन अप्लाइड वोल्टेज, जब हम यहाँ वोल्टेज लगाते हैं बेटा, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सर्किट अभी आगे है यहाँ पर, तो जो हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं बेटा, तो यदि अप्लाइड वोल्टेज ना बेटा, जेनर वोल्टेज देखो बेटा, इसका जो VZ होगा बेटा, यानी कि इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ है बेटा। तो यदि अप्लाइड वोल्टेज जो अप्लाई किया गया है वोल्टेज, यदि वह VZ यानी कि जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा होगा, तो अब क्या होगा, देन हाई करंट ना स्टार्ट फ्लो, जेनर डायोड ब्रेक्स, यानी तो उस समय क्या होगा, जेनर डायोड हमारा ब्रेक कर जाएगा। ओके, और क्या बोलते हैं बेटा, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, नाउ कम ऑन द पॉइंट। अब बात रही कि इसकी सर्किट कैसे हम इसको यूज करते हैं, तो जानते हैं बेटा कि जेनर, ओके बेटा, यस, तो बेटा क्या, तो देखो बेटा कि इसकी सर्किट कैसे होगी बेटा, देखिए, तो कह रहा है कि इट ऑलवेज वर्क ना रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस, इट ऑलवेज वर्क इन द रिवर्स बायस, ध्यान देना बेटा, ऑलवेज वर्क इन रिवर्स बायस। ओके बेटा, इट ऑलवेज वर्क इन द रिवर्स बायस, ये हमेशा ही रिवर्स बायस में काम करेगा। अब जैसा देखना बेटा, यहाँ पर यह P है, दिस इज द P एंड दिस इज द N ना बेटा, तो जेनर डायोड नाम है बेटा, तो यहाँ पे P को रिप्रेजेंट करता है, ये N को रिप्रेजेंट करता है। अब यह P देखो बेटा, यह माइनस टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, तो यह देखिए माइनस टर्मिनल से, दिस इज द माइनस टर्मिनल, यहाँ जुड़ा हुआ है, दिस इज द प्लस टर्मिनल से N जुड़ा होना चाहिए, तो जुड़ा हुआ है, यानी किस में काम कर रहा है, रिवर्स बायस, तो दिस इज द रिवर्स बायस। ओके बेटा, यहाँ पे एक की लगी हुई है, वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 9 to 12 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है बेटा, DC वोल्टेज, दिस इज द कंप्लीट सर्किट, और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है बेटा, RL लगा हुआ है, RL, और क्या बेटा, और आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलेगा V नॉट, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, दिस इज द कंप्लीट सर्किट, दिस इज द रेजिस्टेंस R, दिस इज द रेजिस्टेंस R, यस, कम ऑन द पॉइंट। अब देखो बेटा, इस सर्किट को देखो बेटा, अब यहाँ पर भी इसको शॉर्टकट में यदि बनाया जाए सर्किट इसका, तो दिस इज द रेजिस्टेंस R, ओके, दिस इज द इनपुट वोल्टेज जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया बेटा, ये हमारा VI है, तो ये बेटा VI है, और यहाँ पर जेनर डायोड यहाँ पर लगा हुआ बेटा, दिस इज द क्या लगा है, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। जब यदि मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ बेटा, वेरी फैंटास्टिक, तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो बेटा, तो देख रहे हैं ना, तो ये I रिवर्स बायस करंट होगा, ये I है बेटा, यहाँ पे रिवर्स बायस करंट, और ये रिवर्स वोल्टेज लगाया था, ये V अप्लाइड वोल्टेज है बेटा। अब यहाँ पर लिखा है VZ, दिस इज द VZ। अब VZ देखिए वर्टिकल लाइन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, और माइनॉरिटी कैरियर के द्वारा जो करंट बहती है, दैट इज आल्सो वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द ऑर्डिनरी डायोड। इन द जेनर डायोड दिस करंट इज आल्सो वेरी लेस, एंड therefore a huge current will be produced, and this is known as the जेनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ग्राफ, ये इसे अप्रॉक्सीमेटली वर्टिकल है, मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली क्या मीन्स 100% दिस इज द वर्टिकल ग्राफ। ओके बेटा, तो क्या पढ़ रहे हैं अभी इस समय, अभी समय देखिए, यस, लुक ऑन द फिगर, दिस इज द कंप्लीट सर्किट ऑफ द जेनर डायोड, एंड दिस इज द, ये देखो बेटा, अब यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, अब इस पर से न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में, जरूर यहाँ से न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब कभी कभी क्वेश्चन बेटा यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अभी आगे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तो अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इस ग्राफ को। लोड रेजिस्टेंस IL करंट फ्लो कराइए, इसमें IZ करंट फ्लो कराइए, जेनर करंट बारे बेटा ये R है, इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है, क्लियर, एनी कन्फ्यूजन बेटा यहाँ पे, यदि कहीं पर भी बेटा कोई भी दिक्कत होगी हमको तुरंत आप बताएंगे, जरूर बताएंगे बेटा। चलिए ओके बेटा, तो ये टॉपिक बस यहीं तक, आ जाओ बेटा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंड कम ऑन द पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखिए, तो यूजिंग मल्टीमीटर, ध्यान देना बेटा, यूजिंग मल्टीमीटर, बेटा क्या है कि यूजिंग मल्टीमीटर, बेटा यहाँ पर मल्टीमीटर, तो अब मल्टीमीटर होता क्या बेटा, तो मल्टीमीटर क्या आपने कभी देखा, मल्टीमीटर जनरली देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, देखे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके पास में होता है मल्टीमीटर,
ना, उसे से वोल्टेज भी नाप लेते हैं, उसे क्या क्या करते हैं बेटा। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको भी आपके सिलेबस में आया हुआ है। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो यूजिंग मल्टीमीटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, क्या क्या आपके सिलेबस में दिया है कि आप तुम डायोड कैसे पहचानोगे बेटा, लेड कैसे पहचानोगे, एलईडी कैसे पहचानोगे, फिर रजिस्टर कैसे, रजिस्टर मीन्स रजिस्टेंस कैसे पहचानोगे, और कैपेसिटर कैसे पहचानोगे। वेरी सिंपल है ये बेटा, यूज है इसका। क्या है देखो बेटा, मल्टीमीटर जो होता है ना, नोट करिए बेटा अच्छी तरह से। मल्टीमीटर जो भी होता है बेटा, वह एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस बेटा, यह एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ओके, चलो बेटा, हाँ बेटा फिर से आ जाइए, देखा जाए। हाँ, ऑटो सेलेक्ट है बेटा, ऑटो पर सेलेक्ट था इसलिए। कम ऑन द पॉइंट बेटा, चलिए। हाँ ओके, कम ऑन द पॉइंट बेटा। देखिए, तो यूजिंग मल्टीमीटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, ये चार का डायोड, ये आपके सिलेबस में दिया बेटा, डायोड का, लेड का और रजिस्टर का और कैपेसिटर का आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। तो कैसे करोगे बेटा, तो फिर कम ऑन द मल्टीमीटर होता ही क्या, पहला तो इस पर चलते बेटा, मल्टीमीटर होता क्या है। तो मल्टीमीटर, yes, what is the multimeter? Multimeter an electrical devices by which, yes, हम उसे क्या कर सकते हैं, by which, yes, we can determine क्या, resistance, voltage, potential difference, direction of the flow of the current we can measure, करंट के डायरेक्शन फ्लो का ना बेटा, और करेक्टनेस ऑफ द सर्किट ऑफ आईसी, यानी जो भी आईसी होती है ना, तो आईसी खराब हो गई है या ठीक है, उसको भी बेटा मल्टीमीटर से क्या करते हैं हम लोग, उसका भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बेटा ना, यानी कि शॉर्ट सर्किट आईसी को हम चेक करते हैं इससे, क्या बेटा। तो दिस डिवाइस, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और इसी को आप कहते हैं बेटा मल्टीमीटर, यानी कि मल्टीपर्पज कार्य होता है बेटा, क्योंकि मल्टीपर्पज होता है इसलिए हम इसको मल्टीमीटर कहते हैं। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही थ्योरेटिकल लाइन, सिंपल सी लाइन है बेटा, क्या कि आपसे पूछ रहे इसमें दो लीड ली होती है बेटा, दो वायर हो उसमें से निकले होते हैं, दो लीड होती है ना बेटा, दो लीड होती है। तो देखो ये ध्यान दीजिएगा कि रेड लीड जो होती है बेटा, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी जाती है बैटरी के। तो जो रेड होती है वह नेगेटिव से जुड़ती है, और एक ब्लैक कलर की होती है बेटा, एक ब्लैक होती है, तो जो ब्लैक होती है वह हमेशा पॉजिटिव से जुड़ती है, प्लस पॉइंट्स पर प्लस टर्मिनल से जुड़ती है। तो हमेशा यस, ये फिक्स है। अब दो कलर होंगे, ये भी फिक्स है, एक ब्लैक होगा बेटा और एक रेड होगा, ब्लैक और रेड, ब्लैक किससे पॉजिटिव, रेड किससे नेगेटिव, बिल्कुल फिक्स है, याद कर लीजिएगा। अब देखो बेटा इसके बाद क्या होता है। अब यदि मान लीजिए कि हमारे पास हमको चेक करना है, चारों का आइडेंटिफिकेशन करना है, और हमारे पास मल्टीमीटर है बेटा। अब चलिए नंबर 1 पर हमने मल्टीमीटर लिया, जैसे कनेक्शन करना बेटा उसे कनेक्शन कर दिया, और जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको दिया गया है, अब ये नहीं मालूम है ना बेटा, हमको कुछ भी दे दिया, चारों में से कोई भी एक चीज़ दे दी गई है हमको, चारों में से कोई भी एक चीज़ दे दी गई है, और हमको ये नहीं पता है कि ये क्या है, और यही तो बताना है, यही तो क्वेश्चन है कि क्या हमको दिया गया, वही आइडेंटिफाई करना। चलिए अब देखिए, नंबर 1 क्या हो सकता था, नंबर 1 हो सकता था बेटा कि लेट कीपिंग द नॉब ना बेटा, यानी कि जो कम और बेसी करने के लिए बेटा उसमें नॉब लगे होते हैं ना, मतलब पॉइंटर लगा होता है बेटा, नॉब लगा होता है जिसको हम घुमाते हैं स्क्रू की तरह से, तो बेटा तो लेट कीपिंग द नॉब ना बेटा, लेट कीपिंग द नॉब एट डीसी करंट रेंज, यानी कि डीसी करंट रेंज पर जिस पे डायोड काम करता है बेटा, हम उसको उस रेंज में ले लेंगे। तो अभी अब वो डायोड हमारा हो भी हो सकता था बेटा ना, कि वह 50 पे काम करे, 60 पे काम करे, तो जनरली काम जो करता है बेटा वह 60 से लेकर के 120 के बीच में होता है। तो 80 मिली एमीटर से लेकर के 100 मिली एमीटर के बीच के रेंज की करंट हम फ्लो कराएंगे उसमें, किसमें, मल्टीमीटर में। और अब उसमें होगा क्या बेटा, देखो अब उसमें होगा क्या, अब उसमें होगा ये बेटा कि अब क्या क्या कंडीशन हो सकते थे। तो करेंट फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, ध्यान दीजिएगा, इन वन डायरेक्शन ओनली बेटा, यदि करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, दूसरे डायरेक्शन में ना फ्लो कर रही हो बेटा ना, तब फिर हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि ये डायोड है। और ये भी चेक करेंगे, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो और उसका बेटा पिन बदलने से, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में फ्लो ना करे, ऐसे याद करिए, आपको याद करना है, एक्सपेरिमेंट तो करना नहीं आपको बेटा ना, एग्जाम देना है, तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और दूसरे डायरेक्शन में ना फ्लो करे, देन बी श्योर देन द गिवन इंस्ट्रूमेंट इज द डायोड,
तो अब आपने पहचान लिया कि डायोड बेटा, यानी कैसे पहचाने कि प्रॉपर बायसिंग किया, मल्टीमीटर को प्रॉपर टर्मिनल से जोड़ दिया, उसके बाद में रीडिंग लिया बेटा, देखा कि करंट एक दिशा में बहती है दूसरे में नहीं बहती है, तो आप श्योर हो जाइए कि क्या दिया गया है आपको, यस द गिवन इंस्ट्रूमेंट इज डायोड। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, और यदि ऐसा हुआ कि करंट बह रही है, लेट इमिटिंग लाइट, ऐसा हुआ बेटा कि करंट बह रही है, एक दिशा में बह रही है दूसरी दिशा में नहीं बह रही है, और जब बह रही है करंट तो लाइट का इमिशन हो रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड है बेटा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि क्या है हुआ, तब इसका मतलब ये हुआ कि बेटा वो एलईडी है। ठीक है बेटा, अब है बेटा, चलो अब जा देखना बेटा, और यदि ऐसा हुआ कि लेट करंट फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन, है बेटा, यदि करंट दोनों दिशा में बह रही हो, इसका मतलब कि जो दिया गया है बेटा वो क्या हो गया, वो जो दिया गया है बेटा वो क्या हो गया, वह रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि जब रजिस्टर होगा रेजिस्टेंस होगा बेटा तो करंट दोनों दिशा में बहेगी। क्लियर, और फिर देखो बेटा हो गया, और फिर क्या, एंड लेट इट डज नॉट अलाउ करंट इन एनी डायरेक्शन, यदि पूरा प्रॉपर बेटा, यदि पूरा प्रॉपर बाइसिंग करने के बाद भी किसी भी दिशा में यदि करंट न बह रही बेटा तो क्या हो जाएगा, तब इसका मतलब कि वो दिया गया जो हमको इंस्ट्रूमेंट था वो क्या हो गया, तब वो दिया गया इंस्ट्रूमेंट हमारा कैपेसिटर हो गया बेटा। यस, व्हाट विल दैट, कैपेसिटर। क्यों, क्योंकि जानते बेटा कि कैपेसिटर कभी भी, ओके बेटा, जैसे मान लीजिए एक कैपेसिटर है तो जानते बेटा कि कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि वह कभी भी अपने अंदर से कभी भी अपने अंदर से बेटा डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देता। तो जानते बेटा कि आई डीसी को फ्लो नहीं करने देता है, जबकि आई एसी ना बेटा, आई एसी क्या करती है, बाईपास कर जाती है। ओके, तो कैपेसिटर की क्या टेंडेंसी होती है बेटा, तो कैपेसिटर की टेंडेंसी होती है कि वह अपने अंदर से डीसी करंट को नहीं बहने देती, और वह हमेशा ही, और एसी क्या होती है, एसी बाईपास कर जाती है, इसीलिए कभी भी कैपेसिटर डीसी पे काम नहीं करता और एसी पर काम करता है। इसका मतलब यदि कोई करंट नहीं बह रही है तो इसका मतलब कि जो दिया गया इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था, जो दिया गया इंस्ट्रूमेंट था बेटा वो क्या था, वो कैपेसिटर था। तो एक बार फिर से चेक करिए, तो यस प्लीज राइट द पॉइंट, ऑल पॉइंट। हाँ, चूंकि बेटा, हाँ अब ये चीज़ मैं बताऊँ बेटा कि अब देख लिए, आप अपना चेक करिए कि क्या आपके कोचिंग में या क्या आपके कहीं पर भी बेटा जो पढ़ रहे होंगे कहीं पर भी हो, तो क्या यह प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप आपका पूरा कंप्लीट किया गया है। और क्या बेटा, फिलहाल यदि नहीं किया गया है तो यहाँ हमने कर दिया है, ठीक है बेटा, यहाँ हमने कर दिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त देख रहे हो बेटा, 17 हेडिंग्स दिया गया था, 17 टॉपिक्स यानी दिए गए इसमें, और 1 से लेकर के 17 तक पूरा हमने वेल डिस्कस कर दिया। हाँ, अब यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा, न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो दो यहाँ पर बनते हैं बेटा, कौन, एक ऑप्टिक्स वाला, एक ऑप्टिक्स का यानी कि जो यहाँ पर ऑप्टिक्स वाली जो हेडिंग है, और एक उसमें जो है इलेक्ट्रिक का जो कंडक्शन बेटा वहाँ का, तो 2 से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी बेटा। और फिर वहाँ पर भी है ना, अभी और भी है, सरफेस टेंशन भी था, विस्कोसिटी भी था, तो उसका भी टॉपिक लिया गया। यानी कि ये जो एक ऐसा चैप्टर है जो NTA ने जोड़ा बेटा, जो NMC ने जोड़ा है, वह एक ऐसा चैप्टर जोड़ा है कि पूरे फिजिक्स का ही इसमें है, पूरा फिजिक्स इसमें आ गया है एक चैप्टर के अंदर। पूरे फिजिक्स में बेटा जो भी एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है वो सब कुछ दिया गया। तो एक बार जैसा बेटा इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, बेटा नोट कर लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ आप क्लियर करिए, नोट कर लीजिए फास्ट। हाँ बेटा, एक चीज़ देखो बेटा, हाँ जैसा यहाँ पे देखो बेटा ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये हटा दीजिएगा, ये तो है नहीं, LED है ना बेटा, ये LED ध्यान दीजिए बेटा थोड़ा सा, हाँ बेटा LED बेटा, ये LED हटा दीजिए, कहीं पर लिखा गया बेटा, और कहीं पे है क्या, LED कर दीजिए बेटा, लाइट इमिटिंग डायोड है ना। हाँ देखो बेटा यहाँ पर भी हो गया है, लिखा गया है LED बेटा, जरा सही कर लीजिएगा इसको, LED लाइट इमिटिंग, पूरा नाम बेटा लाइट इमिटिंग डायोड है इसका,
लाइट इमिटिंग डायोड बेटा। और तो कहीं है नहीं बेटा। चलिए तो एक बार नोट कर लीजिए, पूरा फिर से देख लें बेटा, क्लियर कर लीजिए। आ जाए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दें। हाँ, हेडिंग क्या थी बेटा हम लोगों की? हम लोग का हेडिंग था यूजिंग द मल्टीमीटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायोड, लेड एंड रजिस्टर एंड कैपेसिटर। देखो बेटा, रेजिस्टेंस यानी कि आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया था बेटा, और हमको चेक करना था कि वह डायोड है कि लाइट इमिटिंग डायोड है बेटा, लेड है, या कि रजिस्टर है कि कैपेसिटर है। तो देखो बेटा एक बार फिर से चेक कर लीजिए, प्लीज नोट ऑल द पॉइंट्स क्लियरली। और बेटा, और इसी से हम लोग जो 5वां पॉइंट था बेटा इसका ये कि शॉर्ट सर्किट आईसी का भी हम आईसी का भी विषय में पता कर लेते बेटा कि वो आईसी काम करे कि नहीं। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में यदि किसी भी दो पॉइंट के बीच में इसकी जो पॉइंटर होता है बेटा लगाने पर यदि इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी करंट नहीं बह रही है, तो हम कहते हैं क्या, कहते हैं कि वो आईसी खराब हो चुकी है बेटा। आज किन दो बिंदुओं के बीच खराब हो गई है बेटा, वो भी उसी से पता चलता है। तो सब कुछ यानी कि मल्टीमीटर देखिए कैसा मल्टीपर्पज़ का है बेटा, ये सब कुछ है ना, इससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल दिस वाज द होल टॉपिक। तो चल बेटा, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं बेटा कि सब कुछ हम लोग रजिस्टेंस भी पता कर लिया, कैपेसिटर भी पता कर लिया, सबका चेक कर लिया, डायोड भी हो गया, लेड भी हो गया, एलईडी भी हो गई बेटा। चलिए फिलहाल तो यस क्या था बेटा, तो अब इस लेक्चर को यहीं पर रोकते बेटा। अब देखिए यहाँ से 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 1 से लेकर के टॉपिक नंबर 1 से लेकर के 17 तक था, और सब कुछ हमने फिनिश कर दिया बेटा। बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया आपका ये चैप्टर, बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो गया। लगभग ये पूरी फिजिक्स को इंक्लूड करती है। अब इसके बाद में इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल है ना बेटा। देखो अब सरफेस टेंशन भी इसमें है, विस्कोसिटी भी इसमें है, ऑप्टिक्स भी इसमें है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन भी इसमें है, देख रहे हैं ना, ये सब कुछ है इसमें। तो चूंकि पूरा कॉम्बिनेशन है बेटा, तो सभी चैप्टर से हमको अच्छे न्यूमेरिकल भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपके लिए, और जो पहले इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी लेना पड़ेगा। तो हम इस पूरे कलेक्शन को लेकर के मिलते हैं बेटा जस्ट अगले एपिसोड में, जस्ट अगले लेक्चर में। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। और यदि आप देख लें प्लीज़, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, यदि आप पहले व्यूअर हैं, अभी मतलब पहली बार देख रहे हैं चैनल को बेटा, तो आप ज़रूर हमको लिखिएगा कि आपको चैनल कैसा लगा। और कोई भी यदि रिक्वायरमेंट होती है बेटा कि आपकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी रिक्वायरमेंट है बेटा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अपने हित मित्र दोस्त वगैरह जो भी कुछ है बेटा, फ्रेंड सर्किल जो भी कहाँ भी पढ़ते होंगे, अपने जो भी जितने बच्चों से आपका परिचय होगा, तो उनसे भी सब्सक्राइब करने को जरूर बोलिए। और बोलिए कि इस चैनल पर पढ़ा बेटा 100% क्रिस्टल क्लियर द बेस्ट हम इंडिया का आपको प्रोवाइड करते हैं बेटा। द बेस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और पर डे बेटा और भी मेहनत हम करते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बेस्ट ऑफ लक। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।